अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप सबको आज की क्लास में वेलकम करता हूं। आज की ये जो क्लास है ये बेसिक तौर पे एक स्पेशल किस्म की क्लास हमने ऑर्गेनाइज की है ताकि आप लोग जो है वो क्योंकि हम कल भी नहीं जो है पढ़ सके। हमने एक एक्स्ट्रा क्लास रखी हुई थी कल रात के शाम के टाइम पे, इवनिंग की क्लास हमने रखी हुई थी लेकिन वो भी नहीं हो सकी। इशू यही था कि आप लोगों को हम कह रहे थे कि जो है आप लोगों को ये जो अपने इस वक्त आपकी चैट का जो है एक अपॉर्चुनिटी है, समहाउ कहते हैं कि ये जो एक आप लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है, ये दोबारा से बहाल हो जाए। ये इशू जो कि बन रहा था ये खत्म हो जाए, उसके बाद फिर हम जो है ना अपनी क्लास करें। क्योंकि अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो मुमकिन नहीं है कि आप लोग जो है अंडरस्टैंड कर पाए पूरे टॉपिक को, समहाउ अच्छे से पढ़ पाए, सीख पाए। तो इसलिए हमने यही कोशिश की कि हम जो है क्लास उस वक्त अरेंज करें जब ये वाला जो काम है, यानी कि जो सिंपली जो हमारे पास की मैसेजेस है या समहाउ कहते हैं कि जो चैट है, ठीक है, ये जब तक ओपन नहीं होती कोई फायदा नहीं होने वाला। मुझे आप लोग सुन भी पा रहे होंगे और मेरे ख्याल से मैं दिख भी पा रहा हूँ आप लोगों को। अगर मुझे कंफर्मेशन दे दें आप लोग ताकि मैं फिर अपनी क्लास को स्टार्ट कर लूँ जल्दी से। फौरन से स्टार्ट करते हैं क्लास को। जल्दी से जो है मुझे बताएंगे आप लोग कि आप लोगों को मेरी आवाज़ भी क्लियर है और साथ में जो है आप लोग मुझे दिखाए, मतलब मैं आपको दिख भी रहा हूँ। जल्दी से आप मुझे कंफर्म करेंगे। यस, ठीक है जनाब। ठीक है जनाब, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर को। और लेक्चर जो है बेसिक तौर पे हमने ये जो आज डिस्कस करना है, बेसिक तौर पे इस लेक्चर के अंदर जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 के हवाले से मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगा। चैप्टर 5 जो है उस हवाले से मैं आप लोगों को बताऊंगा। और अपने इसमें ये है कि इसमें जिस जो है तरह से इस वक्त मैं आपके लिए लाइव हूँ, इसमें ये है कि आप लोगों को जो मेरी स्लाइड्स हैं वो बहुत अच्छे से जो है बहुत नीट एंड क्लीन नजर आएंगी, क्योंकि इसमें एक्सपोजर काफी ज्यादा होता है। ठीक है जनाब, सो हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और जो है आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं साथ में वो लेता रहूंगा। हमारा कॉपरेशन जो है जब चलेगा तो इसमें फ्री होगा कि आप लोग जो है लेक्चर के दौरान क्वेश्चन चाहते हो कोई करना तो आप कर सकेंगे और साथ में हम जो है बढ़ते भी रहेंगे। बेसिक तौर पे अगर हम चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं तो ये हेलोजेंस और नोबल गैसेस पर मुश्तमिल है। हेलोजेंस और नोबल गैसेस जो हैं इन पर मुश्तमिल ये चैप्टर है। और सबसे पहले तो हम जो है नोबल गैस हेलोजेंस की बात करेंगे। इस चैप्टर का फर्स्ट हाफ इसी तौर पे हमारे पास हेलोजेंस है। ठीक है, फिर हम नोबल गैसेस की तरफ मूव करेंगे। हेलोजेंस की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास जो है अपने पहले इंट्रोडक्शन है कि हेलोजेंस होते क्या है, किस ग्रुप के एलिमेंट्स को हम हेलोजेंस का नाम दे रहे होते हैं। हम कहते हैं सेवेंथ ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं दे आर सिंपली कॉल्ड एज हेलोजेंस, इनको हम हेलोजेंस कहते हैं। और सेवेंथ ए ग्रुप के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं भी, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और इवन एस्टेटिन भी है। लेकिन एस्टेटिन जो है हमारे पास ये रेडियो एक्टिव होता है, ये स्टेबल नहीं है, इसलिए हम जो है इसको फिर इतना मतलब इसके मुतालिक नहीं पढ़ते या उसकी प्रॉपर्टीज को इस तरीके से जो है नहीं हम जो है मतलब राइट डाउन करते या जो है डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, क्योंकि वो अनस्टेबल है, रेडियो एक्टिव है। अच्छा, अगर जहां तक बात रही हेलोजेंस की तो ये नाम कहाँ से डिराइव हुआ है? वैसे तौर पे ये ग्रीक वर्ड है और हेलो मीन्स सॉल्ट होता है और जिन मीन्स प्रोड्यूसिंग। ठीक है, यानी कि सॉल्ट प्रोड्यूसिंग जो है ये एलिमेंट्स होते हैं। आप जानते हैं कि जब भी जो है ये क्या करते हैं भी कंबाइन होते हैं, जब भी ये बॉन्ड फॉर्मेशन जो है बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं विद फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकंड ए ग्रुप, तो ये हमेशा सॉल्ट की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। तो इनमें चूंकि प्रोड्यूसिंग एबिलिटी है, सॉल्ट फॉर्मेशन एबिलिटी है, तो हम कहते हैं कि ये इनको नाम भी इसलिए जो है हेलोजनेशन का दिया, यानी हेलोजेंस का जो है वो हम कहते हैं कि दिया गया है। ठीक है जनाब, हेलोजेंस जो है इनको हम कहते हैं, यहाँ पर मैं जरा इसको ठीक कर लेता हूँ, हेलोजनेशन नहीं है, हम जस्ट हेलोजेंस की ही बात करेंगे। ठीक है जनाब, हेलोजेंस की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो रिएक्टिव हैं। ठीक है, नॉन मेटल के साथ फौरन से रिएक्ट करते हैं और जब नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हुए क्या करते हैं, सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास जो हमारे पास सिंपली क्या कहते हैं मेटल्स हैं। ठीक है, वो बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं तो उनके साथ ये सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं। अगर जो हम नॉन मेटल्स की ही बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास 6th ए ग्रुप है, इवन के हमारे पास 7th ए ग्रुप के इटसेल्फ अपने मेंबर्स के अगर रिएक्ट करते हैं तो बहुत रिएक्टिव हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, बाकी इनकी जो है फिजिकल स्टेट की बात अगर हम करते हैं तो एग्जिस्टेंस इनकी सॉलिड फॉर्म में भी होती है, लिक्विड फॉर्म में भी होती है और गैशियस फॉर्म, तीनों की तीनों स्टेट्स के अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं। तीनों जो है गैशियस स्टेट के अंदर ये जो है एग्जिस्ट करेंगे, सॉलिड में भी होंगे, लिक्विड में भी होंगे और गैस में भी होंगे। हम नीचे देख भी रहे हैं, हमारे पास एक टेबल है और उसमें क्लियर है कि फिजिकल स्टेट जो है फ्लोरीन की गैस है, क्लोरीन की गैस है और ब्रोमीन की लिक्विड है और आयोडीन की सॉलिड है। रीजन क्या है, क्यों इनकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज होती है? सिर्फ रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि फिजिकल अपीयरेंस चेंज होने की जो है रीजन यही है कि हम कहते हैं कि जब जो है
जी जनाब, अब मैं यहाँ से मैंने ज़ूम कर दिया और यहाँ से इस वक्त आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हम कुछ नया एक जो है तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं इन स्लाइड्स को जो है शो करने का। सो उसमें तो मेरे ख्याल से आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, सो मैं आपसे कह रहा था कि इनकी जो है फिजिकल अपीयरेंस चेंज क्यों होती है, रीजन क्या है। फिजिकल अपीयरेंस के चेंज होने की रीजन है कि जब आप डाउन द ग्रुप आते हो एटॉमिक साइज बढ़ता है, और जब आप एटॉमिक साइज को बढ़ाते हो तो उसमें जो हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी है, ठीक है, वो इंक्रीज करती है। और जब पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करती है तो हम कहते हैं इंटरेक्शन फोर्सेस, इलेक्ट्रो समहाउ कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रांग हो जाती हैं। और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो है जो फिजिकल अपीयरेंस है वो फ्रॉम गैस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्ट होगी। इवन के कलर अपीयरेंस मैंने मेंशन की हुई है इस टेबल के अंदर कि पेल येलो कलर जो है होता है फ्लोरीन का, जब जो है वो फ्लोरीन F2 फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है। क्लोरीन Cl2 फॉर्म के अंदर है, सो ग्रीनिश है येलो कलर की है। रेडिश ब्राउन कलर का जो है ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म के अंदर Br2 की फॉर्म एग्जिस्ट करता है। और ग्रेश ब्लैक जो है कलर हमारे पास होता है सॉलिड का, जो कि I2 फॉर्म के अंदर होता है। आपने चैप्टर नंबर 4 जब पढ़ा था, सॉलिड पढ़ा था, तो उसमें भी आप लोगों ने आयोडीन जो है सॉलिड जो हमारे पास सब्सटेंस है, ठीक है, उसको आपने पढ़ा था वहां पर, और इवन के वहां पर हमने एक बहुत अच्छी डिस्कशन भी की थी, ठीक है जनाब। मैं आप लोगों को बताऊं कि जब मैं क्वेश्चन का कहूंगा आपसे तो आप मुझसे क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्योंकि इस वक्त मैं मेरा पूरा फोकस होगा कि मैं जो है किसी स्लाइड को जो है वो एलेबोरेट करूं, एक्सप्लेन करूं। सो उसमें जो है आप लोगों ने जहां भी आपसे कहूंगा कि क्वेश्चन पूछने, तो आप मुझसे क्वेश्चन उस वक्त पूछ लीजिएगा ताकि मैं आपके क्वेश्चन का आपको रिस्पांस दे सकूं। सो मेरे ख्याल से अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल सी बातें अभी तक हमने कही हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अकरेंस, ठीक है। हम अकरेंस की बात करेंगे कि अकरेंस का मतलब क्या होता है, कि जो हम कहते हैं कि मतलब किस तरह से, यानी किस फॉर्म के अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि इसकी अकरेंस है, ठीक है। देखो मैं आपको बताऊं, ये इस वक्त लाडला बाजवा, ये बेसिक तौर पर इनका नाम इन्होंने बहुत जल्दी चेंज कर लिया। इनको एक चीज मैं क्लेरिफाई कर दूं कि अगर आप इस तरीके से बातें करेंगे तो हम आपको ब्लॉक कर देंगे। ये बहुत अजीब सी बात है। आप लोग जो है अपने लेक्चर के ऊपर ध्यान देने के बजाय आपस में डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं, और मैं काफी दिनों से इस स्टूडेंट को मैं नोट कर रहा हूँ, फहाद इनका एक्चुअल नेम है। सो इनसे कहूंगा कि इस वक्त अगर आपने फर्दर कोई बातचीत इस तरीके से की तो आपको ब्लॉक कर देंगे। आपको इससे कंसर्न नहीं होना चाहिए कि 120 मिनट्स का लेक्चर है, 2 आवर्स का लेक्चर है। कंसर्न इससे होना चाहिए कि हम इससे कुछ सीख पा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं। ये हमारा मेन कंसर्न होना चाहिए। आप लोग तो फजूल किस्म की जो है बातें करते हैं, और वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस वक्त अगर बता रहे हैं तो पूछा क्वेश्चन, जी क्वेश्चन पूछना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वक्त फर्स्ट स्लाइड के हवाले से अगर आपने मुझसे कुछ पूछना हो तो आप जरूर मुझसे पूछिएगा। हम पे नेक्स्ट पे जो है अकरेंस पे चले जाएंगे, ठीक है। अकरेंस का मतलब क्या होता है कि एग्जिस्टेंस, ठीक है, यानी हेलोजन जो है हमारे पास हैं, ये एलिमेंट्स किस फॉर्म में और किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, ये बेसिक तौर पे हमने डिस्कस करना है। चूंकि हेलोजन जो हैं वो बहुत रिएक्टिव है, अभी मैंने डिस्कस भी किया कि हेलोजन जो है चूंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है, सो उनकी रिएक्टिविटी भी काफी ज्यादा होगी। और चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी है ज्यादा, तो इट मींस हम कहते हैं कि फिर इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होने की बुनियाद पर ये कंबाइंड फॉर्म के अंदर, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ना कि ये फ्री स्टेट यानी Cl की फॉर्म के अंदर या F की फॉर्म के अंदर या I की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये डायटोमिक या पॉलीटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। सर जी, एक क्या लिखा हुआ है, एटी का हाफ लाइफ टाइम कितना होता है। देखो वो हाफ लाइफ टाइम आगे आ जाएगा ना, उसमें हम डिस्कस करेंगे। अभी जो है हमने जस्ट इंट्रोडक्शन लिया है, अभी बहुत सी चीजें आनी है, इनकी फर्दर जो है सेपरेट डिस्कशन होनी, तो उसमें आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपने वेट करना है, तमाम चीजें कवर हो जाएंगी। जो चीज इस वक्त हमने जो है डिस्प्ले की, उसमें से अगर आपने कुछ पूछना हो तो जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी हम कहते हैं कि सॉल्युबल हेलाइड्स की फॉर्म के अंदर जो है हेलोजन एग्जिस्ट करते हैं। हेलाइड्स कौन से वाले, जैसे भी मैंने आपसे कहा था सॉल्ट की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। आप जानते हैं कि सॉल्ट को अगर हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये आयनाइज हो जाता है, आयंस में कन्वर्ट होता है, इस तरीके से सॉल्युबिलिटी उनकी होती है, ठीक है। एग्जैक्टली बहुत ज्यादा होती है ओवरऑल इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है जी। फ्लोरीन की जहां तक बात है तो फ्लोरीन किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, मैंने मेंशन किया हुआ है, फ्लोरोस्पेर है, ठीक है, क्रायोलाइट है, ठीक है, या एस्पाइट है। ये बेसिक तौर पे एस्पेटाइट, ठीक है, ये बेसिक तौर पे इसके डिफरेंट सॉल्ट्स हैं जिनके अंदर, जिसकी फॉर्म के अंदर ये एग्जिस्ट करता है। और मैं आपको बताऊं कि चाहे आप मेटल्स की बात करते हैं या इवन बहुत से नॉन मेटल्स की बात करते हैं, तो वो हमेशा जो है डिफरेंट एटम्स के साथ मिलके ओर्स की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ओर्स का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एज ओर, ठीक है। सो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्लोरीन जो है वो हेलाइट की फॉर्म के अंदर, जिसको हम जो है सॉल्ट बेड या ब्राइन, ठीक है, या वॉल, ठीक है, सी ब्राइन फॉल कहते हैं, या इवन के सी वाटर, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैनोलाइट
ब्रोमाइड्स की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, ब्रोमीन जो है उसकी भी मैंने और मेंशन की हुई NaBr, KBr, MgBr की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, और आयोडीन जो है वो भी इसी तरीके से सॉल्ट की फॉर्म के अंदर ही इसकी एग्जिस्टेंस होती है, डिपॉजिट फॉर्म के अंदर। ये चिल जो हमारे पास ब्राइन वेल्स हैं, ठीक है, इनके अंदर ये एग्जिस्ट करता है। तो सॉल्ट्स की नेम को और फार्मूला को याद करना है, एग्जैक्टली इसको मैंने मेंशन किया है। देखो मैं आपको बताऊं, जो भी मैंने स्लाइड पे चीज मेंशन की है वो इंतहा ही इंपॉर्टेंट है, आपको कम से कम अज़बर होनी चाहिए। और मैंने आपसे कहा था कि अगर आप स्लाइड्स को पढ़ लेते हैं तो आपको कम से कम जो है बुक को गो थ्रू इतनी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि अच्छा स्टूडेंट वही होता है कि जो जितना डेप्थ में पढ़े वो और अच्छा रहता है, ठीक है। सो आप इस स्लाइड्स को भी देखेंगे और बुक से भी रीड आउट कर लेना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास बेसिक तौर पे क्या चीज हम इस वक्त डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये पेक्यूलर बिहेवियर है फ्लोरीन का, जो मैं आप लोगों के सामने इस वक्त एक्सप्लेन करूंगा। फ्लोरीन का पेक्यूलर बिहेवियर मैं इस वक्त आप लोगों को जो है समझाऊंगा। ये फ्लोस्फर क्या लिखा हुआ है आपने, फ्लोरोस्पोर, ठीक है जी। ये बेसिक तौर पे फ्लोरीन का एक कंपाउंड है जिस फॉर्म के अंदर जो है ये एग्जिस्ट करता है, और कैल्शियम जो है स्पेयर मैनिंग, देखो ये कंपाउंड्स नेम है, ठीक है। कंपाउंड्स नेम हम कहते हैं कि ये है जिनकी फॉर्म के अंदर ये एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन की जहां तक बात है तो देखो हम जानते हैं कि फ्लोरीन जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है इस ग्रुप का, ग्रुप 7A का, और चूंकि फर्स्ट एलिमेंट है तो जाहिर सी बात है स्मॉल इन साइज होगा। जितना स्मॉल इन साइज होता है हम कहते हैं उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और हम कहते हैं कि उतनी ही आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होती है, ग्रेटर होती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप कहते हैं एटॉमिक साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। सो इसलिए हम कहते हैं कि इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और साथ में इसकी जो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, वो भी क्या होती है, वो भी काफी लो होती है, यानी थोड़ी होती है, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है लो डिसोसिएशन एनर्जी। लो डिसोसिएशन एनर्जी का सिंपली मतलब क्या होता है, देखो हम F2 की बात कर रहे हैं, F2Cl2 Br2 इस फॉर्म में हम देखते हैं। चूंकि देखो F2 की फॉर्म के अंदर फ्लोरीन का साइज चूंकि छोटा होता है, जितना साइज छोटा होता है उतनी ही हमारे पास हम कहते हैं कि जो दो एटम्स बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, वो बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्गर नहीं बनता, जो है हम कहते हैं समहाउ वीकर बनता है। रीजन क्या है कि चूंकि एटम का साइज छोटा है तो ओवरलैपिंग रीजन कम होता है। ओवरलैपिंग रीजन कम होने की बुनियाद पर जो है जो बॉन्ड बनेगा वो वीकर बनेगा, इसलिए हम कहते हैं वो आसानी से डिसोसिएट कर सकते हैं। तो लो डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब है कि F2 में फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड टूटना आसान है। बाकी अगर हम बात करते हैं जैसे कि Br2 है, Cl2 है, जैसे I2 है, तो हम कहते हैं कि चूंकि साइज बढ़ रहा है तो साइज बढ़ने की वजह से ओवरलैपिंग रीजन बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, और हम कहते हैं कि हाई जो है डिसोसिएशन एनर्जी हो जाएगी। इवन I2 की बहुत ज्यादा हाई डिसोसिएशन एनर्जी होती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं फर्दर तो फ्लोराइड्स हैव हाई लेटेस्ट एनर्जी। देखो अगर हम बात करते हैं फ्लोराइड्स की, ठीक है, तो देखो फ्लोराइड्स क्या है वैसे तौर पे, फ्लोराइड्स की इस वक्त हम बात करें इट मींस F नेगेटिव की बात करें, और F नेगेटिव किस फॉर्म के अंदर होगा, सॉल्ट की फॉर्म के अंदर F नेगेटिव होता है, यानी सॉल्ट के अंदर हम कहते हैं F नेगेटिव होता है। सो जो सॉल्ट फ्लोराइड्स के होते हैं, फ्लोरीन के सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, समहाउ हम कहते हैं कि कितना साइज कम होता है इतना ही बॉन्ड स्ट्रांग होता है। देखो फिर मैं आपको बताऊं कि अगर आप जो है होमोटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो तो जितना साइज छोटा होगा उतनी ही जो है हम कहते हैं कि ओवरलैपिंग रीजन कम होगा। जब ओवरलैपिंग रीजन कम होगा तो जो हमारे पास बॉन्ड बनेगा उनमें वो वीकर बनेगा, स्ट्रॉन्गर नहीं बनेगा। इससे तो हम कह रहे हैं लो डिसोसिएशन एनर्जी है, ठीक है। फिर हमारे पास फ्लोराइड्स हैं, फ्लोराइड्स की बात हम करते हैं तो सॉल्ट बेसिस तौर पे फ्लोरीन के सॉल्ट होते हैं, और हम कहते हैं कि चूंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तमाम बाकी हैलोजन से बहुत ज्यादा है तो इसलिए हम कहते हैं कि फिर इसके जो आयनिक कंपाउंड्स होंगे उनकी लेटेस्ट एनर्जी काफी हायर होती है एज कंपेयर टू द हैलाइड्स ऑफ अदर, ठीक है, लेटेस्ट एनर्जी ऑफ अदर हैलाइड स्मॉलर देन फ्लोरीन या फ्लोराइड, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एब्सोल्यूट सबसे हाईएस्ट होती है, बाकी की कम होती है। मोस्ट एक्टिव है फ्लोरीन। देखो हम आगे जाके पढ़ेंगे भी कि फ्लोरीन के जो रिएक्शंस होते हैं वो बहुत वायलेंट होते हैं, बहुत स्पीड अप होते हैं, बहुत जल्दी से रिएक्ट करता है, इसलिए हम फ्लोरीन के रिएक्शंस को बहुत कम पढ़ते हैं क्योंकि एक्सप्लोसिव रिएक्शंस करवाता है, एकदम से रिएक्शन करवाएगा तो एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए हम इसको डिस्कस भी नहीं करते। तो रिएक्टिविटी ज्यादा है, लेस एक्टिविटी है बाकी तमाम के तमाम जो हमारे पास हैलोजेंस हैं इनकी, ठीक है। इस तरीके से हम कहते हैं एफएक्स डायरेक्टली विद नोबल गैसेस, एग्जैक्टली हम देखेंगे नोबल गैसेस क्योंकि आप जानते हैं कि स्टेबल होते हैं, ऑक्टेट डुप्लेट उनका कंप्लीट होता है, तो हम कहते हैं कि भाई वो इतने ज्यादा रिएक्शन शो नहीं करेंगे, इतने कंपाउंड्स उनके होते नहीं, लेकिन फिर भी इवन के नहीं भी कंपाउंड होते हैं फिर भी वो फ्लोरीन के साथ इवन जो है हैलोजन के अंदर फ्लोरीन के साथ जो है कंपाउंड बनाते हैं, और आप देखेंगे बहुत से कंपाउंड फ्लोरीन के साथ नोबल गैसेस के होंगे। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ नोबल गैसेस जो हैं वो रिएक्ट नहीं करती और ना ही कोई कंपाउंड उनका शो होता है, ठीक है जी। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की तो हम कहते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, बाकी जितने भी हमारे पास होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर सकता है, -1 +1 +3 +5 या +7 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, डिपेंड करता है कंपाउंड किस तरह का, किस नेचर का है, उस अकॉर्डिंग जो है हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास
नोबल हेलोजेंस हैं, ठीक है, उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरी करेगी। डज नॉट फॉर्म एनी ऑक्सी एसिड, अभी हम ऑक्सी एसिड को देखेंगे भी, डिस्क्राइब भी करेंगे। ऑक्सीजन कैरिंग एसिड जो होते हैं इनको ऑक्सी एसिड कहते हैं। सो ये नहीं बनाते, बाकी सारे के सारे ऑक्सी एसिड की फॉर्मेशन जो है वो करेंगे। और बाकी जहां तक रही बात हैज मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब कि रिड्यूस होने की एबिलिटी जो है इसकी काफी ज्यादा है। अदर पोलर जो है हैव लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। रीजन क्या है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गेटर है तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली तौर पे अपनी तरफ खींचेगा। इट मींस इलेक्ट्रॉन इसकी एक्वायर करने की, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट जितना आसानी से कोई चीज करती है उतना हम कहते हैं रिडक्शन करवाता है वो। तो इसमें रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि इसकी रिडक्शन एबिलिटी काफी बेटर होती है एज कम्पेयर टू ऑल अदर नोबल गैसेस, ठीक है जी। अनरिएक्टिव ड्यू टू स्मॉल साइज, अनरिएक्टिव नहीं है, बहुत एक्टिव, फास्ट एक्टिव है, ये तो मोस्ट एक्टिव है, ठीक है। तो अनरिएक्टिव कैसे हो गया आयशा? अनएक्टिव तो नहीं है ना, ये मोस्ट एक्टिव है। स्मॉल साइज होने की बुनियाद पर हम कहते हैं कि फ्लोरीन इज द मोस्ट एक्टिव एलिमेंट ऑफ द हेलोजन एटम्स, ठीक है जी। क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं इस हवाले से, पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। मैंने बहुत कंप्राइज्ड फॉर्म के अंदर टेबल कंस्ट्रक्ट किया है ताकि आपको मैं समझा सकूं कि ये टॉपिक बहुत लेंथियर है। आप देखेंगे कि इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा मेंशन की हुई है, तो हमने जस्ट इसको कंप्राइज कर दिया है टेबुलर फॉर्म के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास अब जो है ऑक्साइड्स हैं, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजेंस हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजेंस के मतलब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हेलोजेंस आर अनस्टेबल, नहीं ऐसा नहीं हम कह सकते हैं। हेलोजेंस स्टेबल जो है अनस्टेबल नहीं होते। देखो हेलोजेंस जो है डायटोमिक फॉर्म के अंदर एक स्टेबल होते हैं, अनस्टेबल नहीं होते। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है फ्लोरीन की। फ्लोरीन की देखो लो डिसोसिएशन, हमने कहा था कि एनर्जी होती है। लो डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि फ्लोरीन जो है अपना बॉन्ड आसानी से तोड़ पाएगा, ठीक है, आसानी से तोड़ पाएगा, ठीक हो गया। एफ कंपाउंड शो इन प्रिंस क्या लिखा हुआ है, इंटेंस, हाँ इंटेंस, वाई यही मैंने आपसे कहा ना कि इनर्टनेस, एफ कंपाउंड शो इनर्टनेस आप कह रहे हैं। फ्लोरीन देखो मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको बताया था फ्लोराइड की फॉर्म के अंदर जो है लेटेस्ट एनर्जी काफी हाई होती है। क्यों? क्योंकि हमने कहा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गेटर है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गेटर होने की बुनियाद पर जो है हमारे पास आयनिक कंपाउंड बनेंगे, ठीक है। उनमें जो आयन फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत स्ट्रांग होगी, सो उनको आयनाइज करना डिफिकल्ट है, इसलिए हम कहते हैं इनर्ट होते हैं ये, ठीक है। सर आयोडीन का जो है भी तो पेक्यूलियर बिहेवियर नहीं होता, नहीं आयोडीन का नहीं होता। रिडक्शन पोटेंशियल प्लीज बता दें। तो रिडक्शन पोटेंशियल मैंने आपसे कहा कि एबिलिटी टू रिड्यूस, ठीक है, यानी कि हम कहते हैं फ्लोरीन जो है इसमें एबिलिटी टू रिड्यूस ज्यादा है। और उसकी रीजन क्या है हमारे पास? रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर होती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस एबिलिटी ग्रेटर रखता है एज कम्पेयर टू द अदर हम कहते हैं कि हेलोजेंस, ठीक है जी। के सारे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर क्यों होते हैं? वो रीजन यही मैंने आपको बताया ना, लार्जर साइज है, ठीक है। लार्जर साइज होने की बुनियाद पर न्यूक्लियस की ग्रिप इलेक्ट्रॉन पे कम होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि समहाउ वो चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो जो है अपने इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकते हैं। इफ हेलोजेंस, ठीक है, आर सब्जेक्टेड टू सनलाइट, यार ये तो अभी आगे का क्वेश्चन है। हेलोजन सब्जेक्टेड टू देम सनलाइट, देखो हेलोजेंस को आप सनलाइट प्रोवाइड करते हैं तो बॉन्ड टूट जाता है और डिसोसिएशन होती है। एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है बॉन्ड टूटने की सलाहियत, डिसोसिएट करना होता है टूटना, ठीक है। लेटेस्ट एनर्जी, यार ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन आप लोग मुझसे पूछ रहे हो। लेटेस्ट एनर्जी का पता होना चाहिए। जब भी एक आयनिक कंपाउंड बनता है तो उस दौरान जो एनर्जी निकलती है या किसी आयनिक कंपाउंड को आयंस में तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, लेटेस्ट एनर्जी हम कह रहे होते हैं, ठीक है। देखो मैं बताऊं कि समहाउ जो हमने पॉइंट्स राइट किए हुए हैं वो जाहिर सी उधर बुक एक ही है, सो पॉइंट जाहिर सी बात है एक तरह के ही होंगे। सो कोई इसमें खास फर्क हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। देखो हमारा मेन फोकस है कि हम चीजों को लर्न करें, ठीक है। आयोडीन हैज लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, बिल्कुल एग्जैक्टली, स्मॉल ग्रेटर द साइज, लोअर विद द आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजेंस, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग पावर है, ठीक है, हेलोजेंस की, वो डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, ठीक है। जब आप जो है क्या करते हो एटॉमिक साइज की बात करते हो तो हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है हेलोजेंस की वो क्या हो जाती है, वो कम होना शुरू हो जाती है। यानी फ्लोरीन जो है उसमें ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे ये बेसिक तौर पे जो है बिहेव कर सकेगा स्ट्रांगली तौर पे। सो F2 will have greater oxidizing ability as compared to Cl2 and Cl2 will have greater oxidizing ability as compared to Br2 and Br2 will always have oxidizing ability greater than I2। देखो आप जानते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो खुद रिड्यूस होता है दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। सो क्योंकि भी हमने देखा था कि रिडक्शन
रिडक्शन एबिलिटी ज्यादा है फ्लोरीन की, मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस की एबिलिटी ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है दूसरे को ये ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजेंस डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। जाहिर सी बात है ऑक्सीडाइजिंग कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड कर रहा होता है, और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है कि चूंकि आयोडीन और फ्लोरीन ब्रोमीन जो है वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, तो जो एनर्जी रिक्वायर होगी इनको वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसे हम हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस का मतलब क्या होता है कि जब ये आयंस जो है वो क्या करते हैं, जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो आयंस वाटर के साथ जो है अट्रैक्शन की फोर्सेस डेवलप करते हैं। अट्रैक्शन की फोर्सेस स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं और एनर्जी रिलीज होती है, इसे हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पता है आपको कि भाई जब इलेक्ट्रॉन हम ऐड करें तो उससे कितनी एनर्जी रिलीज होती है, इसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन मतलब होता है कि जो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है, उसे हम एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन का नाम दे रहे होते हैं। और लास्ट में मेंशन किया हुआ है फ्लोरीन एंड क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज, ठीक है जी, वेरियस कलर डाइज एंड टू कलरलेस सब्सटेंसेस एग्जैक्टली, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी काफी हायर होती है। स्मॉलर साइज है तो इसलिए हम कहते हैं रिएक्टिविटी हायर होगी। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि रिएक्ट कर जाते हैं विद डाइज। ठीक है, और इससे क्या होता है कि उनके जो कलर्स हैं उनको खत्म कर देते हैं, उनको रिड्यूस कर देते हैं। सर अगर एफ के लो डिसोसिएशन एनर्जी होती है तो एच एफ, यार ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था मोहसिन। एच एफ में क्या होता है, दो डिफरेंट एटम्स की हम बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन और फ्लोरीन की बात कर रहे हैं। मैं इस वक्त जो हम बता रहा हूँ ना लो डिसोसिएशन एनर्जी का, वो F2 मॉलिक्यूल बता रहा हूँ, एच एफ की बात नहीं कर रहा हूँ। हम F2Cl2 Br2 कंपेयर कर रहे हैं, हमने अभी तक डिफरेंट और कंपाउंड्स को नहीं डिस्कस किया, हम सिर्फ फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड की बात कर रहे हैं। अच्छा, इंक्रीज योर वीडियो क्वालिटी, एग्जैक्टली वीडियो क्वालिटी को इतना बढ़ा लें। सर आयोडीन तो सॉलिड है, वेपराइज कैसे होगा? यार वेपर्स में सॉलिड ही कन्वर्ट होते हैं, अगर कोई गैसियस सब्सटेंस हो तो वो वेपर्स में कैसे कन्वर्ट होता है? ठीक है, अच्छा, कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन हाइड्राइड, यानी हाइड्राइड्स की हम बात करेंगे। ठीक है, हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर, एग्जैक्टली बिल्कुल हमने यही कहा है। अच्छा, कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन हाइड्राइड, ठीक है, हम इस वक्त बात करेंगे हाइड्राइड्स की बात करेंगे जो हैलोजन प्रिपेयर करते हैं। द बाइनरी कंपाउंड ऑफ हैलोजन विद हाइड्रोजन, ठीक है, और सिंपली हाइड्राइड्स, ठीक है, इनको हम हाइड्राइड्स कह रहे होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं हाइड्राइड्स की, ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो है इसकी एक्टिविटी देख लेते हैं कि एक्टिविटी ऑफ X2 विद H2 कितनी होती है। सो फ्लोरीन चूंकि हमने कहा था कि बहुत एक्टिव होता है, सो फ्लोरीन की एक्टिविटी ग्रेटर होगी, जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे एक्टिविटी जो है वो कम होती है। सर जी, आई एम टोटली कंफ्यूज इन साइज एंड एक्टिविटी हैलोजेंस एंड फ्लोरीन। देखो मैं आपको बताऊं कि एक्टिविटी की बात कर रहे हो तो मैं आपको बताऊंगा कि स्मॉलर द एलिमेंट ग्रेटर विल बी इट्स एक्टिविटी, क्योंकि स्मॉलर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर होती है। फ्लोरीन जो है उसका साइज सबसे छोटा है, सो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है सबसे ज्यादा। अब यहाँ देख भी रहे हैं कि फ्लोरीन जो है वो बहुत क्विकली रिएक्ट करता है विद हाइड्रोजन एंड हाइड्राइड की फॉर्मेशन करता है। इसकी निस्बत फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की बुनियाद पर इसकी रिएक्टिविटी भी कम हो जाती है। साइज बढ़ गया क्लोरीन का, ब्रोमीन का साइज और बढ़ गया है तो रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी। आयोडीन का साइज सबसे ग्रेटर है तो रिएक्टिविटी सबसे कम होती है इसकी। ठीक है, हमने भी डिसोसिएशन एनर्जी की बात की थी कि कितना जो है हमें एनर्जी रिक्वायर होगी बॉन्ड तोड़ने के लिए। F2 के अंदर हमने कहा था कि फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड वीकर होता है क्योंकि साइज छोटा है, तो हम कहते हैं कि इनमें जो ओवरलैपिंग रीजन है वो कम है, सो वीकर बॉन्ड की वजह से ये आसानी रिएक्ट कर पाएगा। ठीक है, डिसोसिएशन एनर्जी और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इनवर्स रिलेशन हो सकता है, समहाउ हम कह सकते हैं एग्जैक्टली। ठीक है, अच्छा, रिएक्शंस विद I2 इज रिवर्सिबल एंड स्लो, क्यों? क्योंकि साइज जो है बड़ा है। आयोडीन बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर है, सो हम कहते हैं रिवर्सिबल भी हो जाएगा और जो है वो स्लोअर भी होगा। ठीक है, फ्लोरीन एंड क्लोरीन गिव द हाइड्राइड्स, ठीक है, विद कंसंट्रेटेड H2SO4 व्हाइल Br एंड I do not। ठीक है, ये जो है हम कहते हैं कि फ्लोरीन और क्लोरीन जो है जब सल्फ्यूरिक एसिड को हम रिएक्ट करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करने के बाद ये हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं आयोडीन की बात करते हैं तो आयोडीन जो है रिएक्शन नहीं करता। आयोडीन हमने कहा था कि लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए हम कहते हैं कि जो है ये रिएक्ट नहीं करेगा। इवन ब्रोमीन भी रिएक्ट नहीं करता। आपने बताया कि स्मॉल साइज के एटम्स वीक बॉन्ड बनाते हैं, तो इसका मतलब स्मॉल साइज वाले लेस रिएक्टिव होंगे। यार बॉन्ड जितना वीकर होगा उतनी ही रिएक्टिविटी बढ़ती है। आप लोगों को ये बहुत बेसिक नॉलेज नहीं पता। मैं हैरान होता हूँ कि आप लोग ई-कैट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ई-कैट के स्टूडेंट्स को बहुत शार्प होना चाहिए, उसको बहुत जल्दी से क्विकली तौर पे जो है पॉइंट को पिक करना चाहिए और उसके थोड़े से कॉन्सेप्ट भी थोड़े बहुत समहाउ स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, देखो मैं आपको बताऊं, वीकर द बॉन्ड मोर विल बी द एक्टिविटी, क्योंकि बॉन्ड जितनी आसानी से टूट पाएगा उतनी जल्दी वो रिएक्शन शो करेगा। सो अभी आप यही कह रहे हो ना, वही बात तो आप कर रहे हो कि स्मॉल साइज होने की बुनियाद पर बॉन्ड वीक होता है तो एक्टिविटी बढ़ती है, कम नहीं होती, ज्यादा होती है।
ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ एचएफ की हम बात कर लेते हैं। एचएफ की बात हम करते हैं तो हम कहते हैं इसके अंदर एबिलिटी है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप कर सकता है। क्यों, रीजन क्या है? क्योंकि हम जानते हैं फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दैट इज व्हाई हम कहते हैं कि यहाँ पर जो बॉन्ड होता है बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, ठीक है, उसमें क्या होता है, पोलैरिटी होती है, बॉन्ड पोलैरिटी होती है। फ्लोरीन पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा होता है, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा होता है। इस बुनियाद पर एचएफ के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करते हैं। ठीक है जी, आपने पढ़ा हुआ है इस बात को चैप्टर नंबर इवन के जो है जो 4 है, ठीक है, उसमें पढ़ा था। HF इज लिक्विड व्हाइल HCl HBr HI, ठीक है, आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। अब देख लो, ये बात आपने नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है, कि हम जब F2 की बात करते हैं, Cl2 की बात करते हैं, Br2 की बात करते हैं, I2 की बात करते हैं, तो वो थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं, क्योंकि वो है होमोटॉमिक डायटोमिक मॉलिक्यूल। इस वक्त जो मैं आपको बता रहा हूं HF, ठीक है, HF, HCl, HBr, HI की हम इस वक्त बात कर रहे हैं, हाइड्राइड्स की बात कर रहे हैं। सो चूंकि HF मॉलिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी है, वो लिक्विड फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। HCl, HBr और HI में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी नहीं है, क्योंकि आयोडीन की, क्लोरीन की या ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू फ्लोरीन कम होती है, इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप नहीं करते। इसलिए हम कहते हैं ये गैसियस फॉर्म के अंदर नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और बाकी HF अटैक ग्लास वाइल, जाहिर सी बात है, चूंकि HF जो है मतलब इसमें फ्लोरीन है और फ्लोरीन की एक्टिविटी काफी ज्यादा होती है, सो वो ग्लास पे अटैक करता है और इवन ग्लास से भी रिएक्ट कर सकता है। विस्कोसिटी ऑफ HF इज लेस देन वाटर। हमारे पास चूंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड में उसकी निस्बत जो है हाइड्रोजन बॉन्ड वीकर होता है, तो इसलिए विस्कोसिटी जो है वो कम होती है HF की इन लिक्विड स्टेट एज कंपेयर टू वाटर। हम कहते हैं वाटर की निस्बत इसकी विस्कोसिटी कम होगी। ठीक है, वेपर फेज ऑफ HF इज द इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ मोनोमर्स एंड साइक्लिक हेक्सोमर्स। ठीक है, इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, क्योंकि HF मॉलिक्यूल्स आपस में वी डोंट यूज H2SO4 फॉर HI एंड HBr एग्जैक्टली। आयशा, हम क्योंकि रिएक्ट ही नहीं करता, सो इसलिए हम उसको जो है हम यूज भी नहीं करते, उससे हम रिएक्शन नहीं करवा रहे होते हैं। ठीक है, अब साइक्लिक हेक्सोमर्स का मतलब क्या होता है? हेक्सा का मतलब पता होगा, हेक्सा का मतलब आपको पता होगा कि हेक्सा मींस 6 होता है, 6। ठीक है, 6 मतलब हमारे पास हम कहते हैं इसको। ठीक है, तो 6 HF मॉलिक्यूल्स आपस में लिंक आउट होते हुए एक साइक्लिक जो है स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर देते हैं। और मोनोमर्स का मतलब क्या होता है? HF सिंगल मॉलिक्यूल का पड़ा होना। देखो, हम कहते हैं लिक्विड फॉर्म के अंदर जो है HF एग्जिस्ट करता है नॉर्मली तौर पे, लेकिन अगर हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो ये वेपराइज हो जाएगा। वेपर्स फॉर्म के अंदर हम कह रहे हैं कि ये जो है मोनोमर्स की फॉर्म के अंदर भी एग्जिस्ट करता है, और हेक्सामर्स यानी कि 6 जो है HF मॉलिक्यूल्स आपस में साइक्लिक फॉर्मेशन इख्तियार कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ आप लोग इसको कैरी करेंगे ना तो आपको जो है पेज चलता रहेगा, लेकिन जो लोग इस वक्त पेज फॉलो कर रहे हैं तो वो बताएंगे बाकी लोगों को भी ताकि पता चल जाए। विस्कोसिटी या विस्कोसिटी, गाढ़ापन जो होता है, इसको विस्कोसिटी हम कह रहे होते हैं। विस्कोसिटी की डेफिनेशन आप लोग 8, 9, 10 में पढ़कर आते हैं। सो विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी का मतलब होता है क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी टू फ्लो। रेजिस्टिविटी टू फ्लो को हम विस्कोसिटी कह रहे होते हैं। गाढ़ापन, जैसे शहद है ना, उसको आप अंडेल भी दो तो वो आहिस्ता 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 फ्लो करेगा। हम जो है क्या कहते हैं, वाटर को इस तरीके से थोड़ा सा अंडेलें तो वो सारा गिर जाता है, क्योंकि विस्कोसिटी इसकी कम है, शहद की ज्यादा होती है। ठीक है जनाब, अच्छा, इस तरीके से अब हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ अदर हाइड्रोजन हैलाइड्स की बात करेंगे, तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि आपको समझना था। यहाँ पर क्वेश्चन भी एक आया हुआ था, जानकारी थी मेरे ख्याल से, मेरी जो है जो क्या कहते हैं मेरी पोस्ट थी उस पर आया हुआ था, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस। अब यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर की हम इस पर बात कर रहे हैं। इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस हैं या तो इवन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, या इवन के हीट ऑफ फ्यूजन है या हीट ऑफ वेपराइजेशन है, बॉन्ड लेंथ है, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ है या एसिडिक स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो इस ऑर्डर के तहत होती है। ठीक है, यानी हम समहाउ कहते हैं कि HCl की ये तमाम की तमाम एबिलिटीज कम है एज कंपेयर टू HBr, उसकी कम है एज कंपेयर टू HI। रीजन क्या है? देखो, हम HF को इसके साथ कंपेयर नहीं कर रहे, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है ना, क्लोरीन का साइज छोटा है, ब्रोमीन का साइज बड़ा है, आयोडीन का साइज और बड़ा है, सो इट मींस HCl का साइज छोटा होगा, उसकी निस्बत HBr का और साइज बड़ा हो जाएगा, HI का और साइज बड़ा हो जाएगा, क्योंकि साइज ऑफ द मॉलिक्यूल बड़ा है। सो हम कहते हैं कि साइज ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़ने की वजह से पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है। जब पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है तो हम कहते हैं कि फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रेंथन होगी। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रेंथन होगी तो हम कहते हैं कि फिर इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी बढ़ेंगी, और इसके साथ साथ बॉन्ड लेंथ, तमाम चीजें जो है ये इंक्रीज कर जाएंगी, क्योंकि जो है साइज के, ओवरऑल मॉलिक्यूल साइज के बढ़ने की वजह से इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग और स्ट्रेंथन होती जा रही हैं। ठीक है,
सर ये जो लेक्चर हम अटेंड कर रहे हैं ये एनईटी के लिए भी सफिशिएंट होगा। एग्जैक्टली देखो जो आप लोग जो है इस वक्त पढ़ रहे हो डिस्क्राइब कर रहे हो वो आपके एफएससी का है, और एनईटी के अंदर भी एफएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों के आ रहे होते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, वेपर स्टेट गैसियस फॉर्म के अंदर हम कहते हैं, गैसियस फॉर्म के अंदर जो चीज होती है उसको हम वेपर स्टेट कह रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डिक्रीजिंग ट्रेंड है, बॉन्ड एनर्जी है। ठीक है। इसके अलावा डायपोल मोमेंट है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड है। ठीक है। हैव ट्रेंड एज। अब HCl, HBr और HI की हम बात करते हैं तो उसमें हम कहते हैं HCl की बॉन्ड एनर्जी, HCl की बॉन्ड स्ट्रेंथ, HCl की जो है डायपोल मोमेंट ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू HBr और HI। रीजन बता देता हूं मैं आपको, रीजन क्या है। ठीक है। रीजन ये है कि देखो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन एंड आयोडीन, सो इट मींस के HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू HBr, और HBr में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू HI। इसलिए हम कहते हैं डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है कि दो ऑपोजिट चार्जेस जो हैं इनके चार्ज मैग्नीट्यूड और इनमें डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है इसको डायपोल मोमेंट कहते हैं। हमने पढ़ा हुआ है इसको। ठीक है। चैप्टर नंबर 6 में पार्ट 1 के अंदर। तो चूंकि HCl में क्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू HBr एंड HI, इसलिए हम कहते हैं कि फिर इसमें डायपोल मोमेंट ग्रेटर होगा। और डायपोल मोमेंट ग्रेटर के साथ साथ हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी HCl में ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू HBr और HI। देखो तमाम चीजों पे वेस्पर का ही जो है कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। वेस्पर या इवन विबिटी, हम कहते हैं कि जब हमारे पास दो एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, सो उनमें साइज ऑफ द एटम बड़ा मैटर करता है। अगर साइज ऑफ द एटम कंपेरेबल है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, अगर कंपेरेबल नहीं है, डिफरेंट है साइज, ठीक है, तो हम कहते हैं कि फिर बॉन्ड वीकर बनेगा। आप देख सकते हैं कि HI में हाइड्रोजन आयोडीन का साइज बहुत डिफरेंट है ना। ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो वीकर बनेगा, हम कहते हैं इसकी स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड कम होगी। HCl में क्या होता है कि आयोडीन के निस्बत क्लोरीन का साइज छोटा होता है, तो हम कहते हैं कि जो साइज ऑफ द एटम्स हैं वो कंपेरेबल समहाउ हैं एज कंपेयर टू HI, इसलिए हम कहते हैं कि इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ग्रेटर होगी और बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर होगी बॉन्ड तोड़ने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजेंस हैं। हम देखते हैं कि डिफरेंट तरह के ऑक्साइड्स जो हैं इनकी फॉर्मेशन होती है, यानी कि वो डिफरेंट ऑक्साइड्स जो हैं वो बन सकते हैं। हमने कहा था कि इवन सिर्फ और सिर्फ हैलोजन एटम्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट के साथ ही रिएक्टिव नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ जो नॉन मेटल्स हैं उनके साथ भी रिएक्टिव है, उनके साथ भी कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। तो हम यहाँ देख लेते हैं द हाइड्रोजन्स डू नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विद ऑक्सीजन। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ सम इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है। फॉलोइंग क्या कहते हैं ऑक्साइड्स कैन बी फॉर्म। ठीक है। वो ऑक्साइड्स बन सकते हैं, डायरेक्टली नहीं बनेंगे, लेकिन समहाउ हम जब उसे टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे या कुछ और जो है मेथड अप्लाई करेंगे तो ये ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है सर, इतना कुछ याद कैसे रहेगा? कैफ इतना कुछ याद इस तरीके से रहेगा कि आपने एफएससी पढ़ी हुई है, पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़कर आ चुके हो, आपको सिर्फ और सिर्फ गो थ्रू करनी है चीजें। ठीक है। आपको रटना नहीं है, ठीक है, गो थ्रू करनी, क्योंकि एमसीक्यूज आने शॉर्ट एंड लॉन्ग नहीं आने आपको। ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा बेसिक अपने स्ट्रॉन्ग कर ली, अपने आपको थोड़ा सा जहन को खोल लिया, जिसमें आपको बताया था कि HCl की जो है वो बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर क्यों होती है एज कम्पेयर टू HBr एंड HI। अगर आपको जस्ट ये बात समझ आ गई कि भी जो साइज कंपेरेबिलिटी है ये डिसाइड करती है बॉन्ड एनर्जी को, डायपोल मोमेंट को, और उसके साथ हम कहते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ को, अगर आपने ये चीज जो है समझ ली तो ये कोई क्वेश्चन जिस तरह का मर्जी आ जाए उस पर आपकी कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए उसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आ गया फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ठीक है, आयोडीन है। ठीक है। इनके हम डिफरेंट ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं। फर्दर इनको हमें डिस्कस करना है। टेबल में जितने भी ऑक्साइड्स हैं तमाम आपकी जो है उसमें बुक में मौजूद नहीं है, कुछ ऑक्साइड्स हैं सिर्फ उनकी ही हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। ठीक है जनाब। फर्स्ट हमारे पास है ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है, ठीक है, जो कि OF2 की फॉर्म के अंदर, क्लोरीन मोनोऑक्साइड है Cl2O की फॉर्म के अंदर, ब्रोमीन मोनोऑक्साइड है Br2O की फॉर्म के अंदर, और आयोडीन जो है वो टेट्रा ऑक्साइड है I2O4 की फॉर्म के अंदर। इस तरीके से बाकी भी हैं, O2F2, ठीक है, Cl2O है, Br2 है, I4O9 है, ठीक है, O3OF2 है, Cl2O7 है, Br3 है, और I2 जो है O5 है। ठीक है जी। सो ये डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं। हम इनकी प्रिपरेशन मेथड, इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को इस हवाले से डिस्क्राइब करूंगा, मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत इस हवाले से समझाऊंगा। ठीक है जी। सो इस वक्त मैं आप लोगों को जो चीज समझा रहा हूँ, ठीक है, वो बेसिक तौर पे प्रिपरेशन मेथड है। ठीक है। इन डिफरेंट ऑक्साइड्स के, ठीक है, प्रिपरेशन मेथड डिस्क्राइब करेंगे, और कलर देखेंगे, कलर स्टेट देखेंगे, इफेक्ट ऑफ हीट देखेंगे, और उनके यूजेस मेंशन करेंगे कि कहाँ पर हैं। आपने देखा होगा ये बहुत लेंथी टॉपिक्स हैं। ठीक है। इनको समराइज किया गया है, और समराइज करने की रीजन यही है कि आप लोगों को जो है जस्ट वो पॉइंट बताया जाए कि जो आप लोगों को रिक्वायर है। ठीक है। बाकी आप जो है इतना लंबा चैप्टर जो है वो डिस्कस मतलब पढ़ेंगे तो वो टाइम भी लगेगा।
लगेगा आपको, ठीक है। सो फर्स्ट हमारे पास है O3F2, ठीक है, और ये किस तरीके से फॉर्म करता है, किस तरीके से बनता है, फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ F2 एंड O2 सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। जब आप जो है क्या करते हो, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, आपको करंट आप जो है वो प्रोवाइड करते हो, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो होता है ना, इवन की जो बिजली गिरती है, ठीक है, सो उसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं। उसके अंदर 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है उसका, ठीक है। सो इतना टेम्परेचर रिक्वायर होता है समहाउ इनको, ठीक है, बनने के लिए और इनको डेवलप होने के लिए, ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है। जहां तक इसी कलर की बात है और जो है इसकी फिजिकल स्टेट की बात है, तो हम कहते हैं कि डार्क रेड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फॉर्म के अंदर एट 363 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन यही चीज रेडिश ब्राउन जो है सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगी अगर हम 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, यानी कि टेम्परेचर को लोअर करेंगे तो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, हायर करेंगे तो लिक्विड फॉर्म के अंदर चला जाएगा, लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिजिकल अपीयरेंस में डिफरेंस है इसके, ठीक है। यानी जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है कि ये ऑक्सीजन देता है, ठीक है, और ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन की जो है फॉर्मेशन कर देता है किसी और ऑक्साइड में अपने, जो है ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है जी। बाकी जो है हमने यूजेस की बात हम करते हैं या अदर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो है F2 के साथ ये फर्दर रेट करने के बाद अपने आप को कन्वर्ट कर देता है इनटू O2F2 की फॉर्म के अंदर, यानी कि इसका समहाउ हम कह सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज की है रिएक्शन करेगा फ्लोरीन फर्दर, ठीक है। सो हम कहते हैं कि ये O2F2 की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ClO2। ये किस तरीके से डेवलप होता है, बाय रिड्यूसिंग द NaClO3, और इसको हम जो है रिएक्ट करवाते हैं विद सोडियम क्लोराइड, ठीक है, या SO2 के साथ, या फिर इवन के मेथनॉल CH3OH के साथ रिएक्ट करवाते हैं। सो एसिडिक जो है मीडिया के अंदर, सो ये क्या करता है, ClO2 की फॉर्मेशन जो है वो करेगा। और अगर हम बात करते हैं फिजिकल अपीयरेंस की, तो ये कलर जो है इसका पेल येलो होता है और ये गैसियस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी। बाकी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है कि टेम्परेचर प्रोवाइड करने से ये डिसोसिएट कर जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, और डिकम्पोज होते हुए वापस से ऑक्सीजन गैस और क्लोरीन गैस की ये फॉर्मेशन करता है, ठीक है। बाकी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, पैरामैग्नेटिक का बताया आप लोगों को, ठीक है। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है कि वो सब्सटेंस के जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस क्रिएट करेगा विद एन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाता है, ठीक है। एंटीसेप्टिक जो है प्रॉपर्टी ये शो करता है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए। एंटीसेप्टिक का मतलब पता होगा आप लोगों को कि ये जर्म्स को इवन किल करने के लिए हम इसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपने देखा नहीं है, वाटर इन डिसइंफेक्शन विद क्लोरीनेशन, ठीक है, विद क्लोरीन, ठीक है, वो पढ़ा हुआ आपने। सो जो है हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और एज अ ब्लीच के तौर पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सेलुलोज मटेरियल के लिए। आपने ये बात पढ़ी होगी जब आप लोग जो है पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पढ़ रहे थे, तो पल्प जो है उसका कलर बहुत इंटेंस होता है, डार्क होता है। सो उस कलर को रिड्यूस करने के लिए भी हम ब्लीचिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसको भी ब्लीच के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। डिकम्पोज होता है, ठीक है, हम जिसको जब वाटर से या इवन HCl से रिएक्ट करवाते हैं या इवन HClO3 से रिएक्ट करवाते हैं तो ये डिकम्पोज होता है, यानी कि टूट जाता है, ठीक है जनाब। लास्ट हमारे पास इसमें जो इस स्लाइड के अंदर ऑक्साइड हमारे पास है वो Cl2O7 है, ठीक है। किस तरीके से डेवलप होगा, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ परक्लोरिक एसिड HClO4, और जो है इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5 इनिपेंडेंट फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, कलरलेस विस्कस फॉर्म के अंदर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, स्टेबल है समहाउ, किस फॉर्म में भी स्टेबल है, ठीक है, किस फॉर्म में रूम टेम्परेचर के ऊपर ये स्टेबल होता है, ठीक है। और हम कहते हैं कि जी वाटर से रिएक्ट करने के बाद ये प्रोड्यूस करता है HClO4, यानी कि यही वाला जो हम इस वक्त कह रहे थे कि जो है डिहाइड्रेशन के तहत परक्लोरिक एसिड से ये बनेगा, अगर वापस हम हाइड्रेशन कर दें तो यही वापस जो है परक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन करेगा। मीडिया का मतलब सिंपली एसिडिक मीडिया का मतलब क्या होता है कि जो हम नेचर जो हम कहते हैं सॉल्वेंट प्रोवाइड करते हैं, जिस रिएक्शन चैम्बर के अंदर हमने इसको करना है, मोस्टली तौर पे जो हमारे रिएक्शंस होते हैं वो सॉल्वेंट बेस्ड रिएक्शंस होते हैं, यानी कि लिक्विड फॉर्म के अंदर जो है हम कहते हैं सॉल्वेंट प्रोवाइड करते हैं एज अ मीडियम के तौर पे, इसकी फॉर्म के अंदर ये मतलब एग्जिस्ट करते हैं, इनके रिएक्शंस जो है मोस्टली तौर पे होते हैं। सो एसिडिक मीडिया का मतलब होता है जैसे कि एक्वस फॉर्म के अंदर, वाटर के अंदर हम कहते हैं कि रिएक्शन करवाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है दो और ऑक्साइड हैं जिसके बाद हम आगे चलेंगे, नोमेनक्लेचर की तरफ मूव करना है हमने आगे चलते हुए ऑक्सी एसिड्स के, ठीक है। सो Br2O है, ठीक है, बाय रिएक्टिंग ब्रोमीन वेपर्स, ठीक है, एंड मर्क्यूरिक ऑक्साइड्स, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये क्या बनता है कि ये जो है हमारे पास डेवलप होगा Br2O, ठीक है, यानी ये डेवलप होगा डार्क वॉयलेट कलर का, ये वोलेटाइल, ठीक है, लिक्विड है, ठीक है। ये बेसिक तौर पे हमारे पास लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। वोलेटाइल का मतलब आप जानते ही होंगे कि चूंकि इनमें आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर होती हैं, सो ये आसानी से एवेपोरेट कर पाएंगे। सो दो सब्सटेंस व्हिच कैन एवेपोरेट एट रूम टेम्परेचर इवन दे आर कॉल्ड एज वोलेटाइल सब्सटेंसेस, ठीक है जी। और स्टेबल है जस्ट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इससे हायर आप टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे डिकम्पोज भी होगा, इवन
एवेपोरेट भी कर जाएगा, ठीक है। इट हैज ऑक्सीडाइजिंग पावर, यानी इसकी प्रॉपर्टीज में है, हम इसके थ्रू किसी सब्सटेंस को क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज करवा सकते हैं, यानी रिड्यूस करवा सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग पावर है तो सॉरी ऑक्सीडाइज करवा सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग इसकी पावर है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, I2O5 है, ठीक है। और हीटिंग जो है हम करते हैं आयोडीन की, ठीक है, आयोडिक एसिड की। तो हम कहते हैं कि जब हीटिंग करेंगे, नहीं हम बर्न करेंगे, टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, तो जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उससे वो रिएक्ट करेगा, ठीक है। और 240 डिग्री सेंटीग्रेड पर I2O5 की फॉर्मेशन होगी, क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, स्टेबल है, लेकिन अप टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे लोअर पर स्टेबल है, हायर पर डिकम्पोज हो जाएगा। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर बिहेव करता है। बाकी हम इसको इस्तेमाल करते हैं क्वांटिटेटिव जो है, हम समहाउ कहते हैं कि क्वांटिटेटिव जो है एनालिसिस के लिए, CO को मेजर करने के लिए कि एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की एग्जिस्टेंस है तो कितनी है, अगर है तो फिर हम उसका क्या करें, सो उसको हम जो है मेजर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर का सिंपली मतलब क्या होता है कि जो कि हम कहते हैं कि ये जो हेलोजेंस हैं वो क्या करते हैं, एज अ ब्रिज के तौर पे, ठीक है, बिहेव करते हैं दो एटम्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। इसे पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। सर एवेपोरेशन तो हर टेम्परेचर पर होती है, तो इस तरह हर लिक्विड होगा? नहीं, देखो मैं आपको बताऊं कि देखो फिर एवेपोरेशन बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तमाम टेम्परेचर पर होती है, लेकिन फिर ये डिफरेंस पड़ता है कि कोई एक सब्सटेंस जो है एवेपोरेट करता है, जो है जिसका यानी हम समझाओ कहते हैं कि किसी सब्सटेंस का एवेपोरेशन रेट हायर होता है, किसी सब्सटेंस का एवेपोरेशन रेट लोअर होता है। इवन देखो एक मेरे पास लेट्स सपोज ये ही सॉलिड सब्सटेंस मेरे पास ही है, ठीक है, इसकी भी समहाउ एवेपोरेशन हो रही होगी, लेकिन इतनी कम है इसकी एवेपोरेशन के मैं इसको जो है मेजर नहीं कर पाता। यानी कि सॉलिड सब्सटेंस की एवेपोरेशन को हम डायरेक्टली तौर पे कहते हैं कि होती है, लेकिन ना होने पर यानी बहुत कम होती है, ठीक है। सो हम कहते हैं कि एवेपोरेशन होगी, लेकिन हम कहते हैं जो फास्ट ट्रैक पर होते हैं, यानी फास्ट रेट पर एवेपोरेशन करते हैं वो वोलेटाइल होते हैं, जो स्लोअर रेट पर करते हैं वो नॉन वोलेटाइल होते हैं, ठीक है जनाब, इस वाले से हम कह रहे होते हैं, ठीक है। सो आई थिंक मेरे ख्याल से हमने ऑक्साइड्स को कवर कर लिया है और अब हम चलेंगे टुवर्ड्स द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन और उसमें फिर हम आगे चलते हुए ऑक्सी एसिड्स की बात करेंगे। यहाँ तक आपने मुझसे कुछ पूछना, आप मुझसे पूछेंगे, कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछेंगे, तो हम आगे चलेंगे और नेक्स्ट में आप लोगों को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की बात करवाऊंगा, समझाऊंगा आप लोगों को। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कि सब्सटेंस जो है एक ही वक्त में ऑक्सीडाइज भी हो, रिड्यूस भी हो, ठीक है, इसे हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल प्रोवाइड की हुई है मैंने। अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन आया है यहाँ पर कि ClO7 इज एनहाइड्राइड ऑफ, देखो एनहाइड्राइड का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, ठीक है। एनहाइड्राइड का मतलब होता है, एक होता है हाइड्रस, एक होता है एनहाइड्रस, ठीक है। एनहाइड्रस का मतलब होता है कि जिसमें वाटर नहीं होता, ठीक है। हाइड्राइड का मतलब क्या होता है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें कि वाटर होगा, ठीक है। जब हम क्रिस्टलाइज आउट कर रहे होते हैं सब्सटेंसेस को तो उसमें हम कहते हैं बाज़-औक़ात जो मीडियम हमारा होता है उसके मॉलिक्यूल रह जाते हैं प्लेटफॉर्म के अंदर। सो हाइड्रस मींस वाटर कंटेनिंग एंड हाइड्रस मींस वाटर जो है कंटेन नहीं करते। सर हमने जिन टीचर के पास पढ़ा है उनका नॉलेज मेरे ख्याल से आपसे कम है, इसलिए कुछ एफएससी के लेवल से के क्वेश्चंस पूछ रहे पड़ते हैं। कोई बात नहीं भी, आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन देखो तमाम टीचर्स के पास नॉलेज होता है। एफएससी लेवल पर जो है हम मैं आपको बताऊं कि मैं इनकरेज करता हूं अपने स्टूडेंट को, मैं खुद भी एफएससी पढ़ाता हूं, ठीक है, और मैं इनकरेज करता हूं स्टूडेंट को कि जितने मर्जी क्वेश्चन आपने करने हैं आप करें, क्योंकि देखो क्वेश्चन करने से क्लैरिटी मिलती है, लेकिन वो एफएससी के अंदर, ठीक है। एफएससी में आपने इतने स्ट्रॉन्ग कर लिए होते हैं, अपने जो है कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग कर लेने चाहिए आप लोगों को कि आप लोगों को इस तरह से एक्स्ट्रा किस्म की जो है क्लासेस लेने की जरूरत पड़े भी तो आप जस्ट जो है थोड़ा सा भी आपको पॉइंट जो है प्रोवाइड किया जाए तो आप पिक कर लें फौरन से, ठीक है ना। बाकी जाहिर सी बात है क्वेश्चन होंगे तो क्लैरिटी मिल जाएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, ठीक है। सर रिडॉक्स सेक्शन भी है, एग्जैक्टली इसको देखो, ये जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है इसको हम रिडॉक्स सेक्शन का भी समहाउ कहते हैं, क्योंकि एक ही वक्त में रिडक्शन भी हो रही होती है, ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है। जी सर बताएं, क्या बताना है आयशा? मैंने अभी बताया ना आपको आयशा के हम कहते हैं एनहाइड्रस का मतलब होता है कि जिसमें पानी यानी वाटर ना हो, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल की मौजूदगी ना हो, जो कंप्लीटली तौर पे ड्राइड फॉर्म के अंदर हो, ठीक है। अच्छा क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे होते हैं, तो ये फिजान बेसिक तौर पे एक्सपेरिमेंटल मेथड है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास अभी हमने डिस्कस किया I2O5, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं, ये समहाउ क्या कहते हैं रिएक्ट करता है विद कार्बन मोनोऑक्साइड और क्वांटिटेटिवली तौर पे बताता है कि कितना जो है हमारे पास क्वांटिटी ऑफ I2O5 कंज्यूम हुई है। इसके तहत हम जो है मिकदार में जो है मिकदार जो हमारे पास होती है एनवायरनमेंट के अंदर CO की, उसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं। टाइपिंग के दौरान लेक्चर से ध्यान हट जाता है, सो अगर वॉइस कंटेंट
बिल्कुल ठीक है जनाब, इसको भी हम देख लेते हैं, आपकी ये सजेशन बहुत अच्छी है। इस वक्त हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की बात करते हैं। सो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में हमारे पास जो एग्जांपल है वो Cl2 की है और NaOH की है। अगर आप इनमें रिएक्शन करवाते हो तो आप देख रहे हो कि एक वक्त में क्या होगा कि क्लोरीन जो है वो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करेगा फ्रॉम -1 टू +1, ठीक है, यानी हाइपोक्लोराइड जो है उसकी फॉर्मेशन करेगा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को रेज करते हैं 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो यही ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1 से +5 में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो सम हम कहते हैं कि जी एक ही वक्त में हमारे पास एक ही एलिमेंट जो है वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है। इट मींस कि वो ऑक्सीडेशन भी करवा रहा है और समहाउ रिडक्शन भी करवा रहा है। तो चूंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही वक्त में हो रही है, तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाएगा। Cl2O2 is an hydride of HClO4 is it am correct, ठीक है। सो देखो मैं आपको बताऊं कि अगर आप जो है HClO4 की बात करते हैं तो आपने कहा था कि देखो Cl2O7 बनता किस तरीके से है। Cl2O7 बनेगा कि जब हम क्या करते हैं परक्लोरिक एसिड, आप इस वक्त दिख रही है ना जो HClO4 ये परक्लोरिक एसिड है, जब आप इसमें से डिहाइड्रेशन करेंगे, जब आप डिहाइड्रेशन करते हैं तो इट मींस कि आपके पास बन जाएगा ये Cl2O7 बन जाएगा, यानी O5 प्लस इस पे बन जाएगा, ठीक है। सो ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये बिल्कुल ठीक है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? द टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, इट इज कॉल्ड एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसको हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का नाम देते हैं, ठीक है जी, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सी एसिड्स, ठीक है, ऑक्सी एसिड्स की हम इस वक्त बात करेंगे। ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं? ऑक्सी एसिड्स का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है? इन ऑक्सी एसिड्स X इज द इन द सेंट्रल एटम, ठीक है, टू विच वन और मोर ऑक्सीजन एटम आर कोवेलेंटली बॉन्डेड। मैंने आपसे कहा था ना कि ऑक्सी एसिड का मतलब क्या होता है कि वो एसिड देखो HCl है, HBr है, HI है, ठीक है, HF है, ठीक है, इनमें जब ऑक्सीजन आ जाएगा तो इनको ऑक्सी एसिड्स का नाम देते हैं हम, ठीक है जी। ग्रेटर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन ऑक्सी एसिड्स मोर विल बी द थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी ग्रेटर होती है जब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बढ़ते हैं। रीजन क्या है? जब आप नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बढ़ाते हो, सो जो हेलोजन एटम हमारे पास उसके अंदर ऑक्सी एसिड के अंदर मौजूद होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है, बढ़ता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि फिर जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो भी इंक्रीज करेगी। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखो आप थोड़ा सा हम इसको देखते हैं, ठीक है। आप ये बात जानते हो ना, हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने का मेथड पढ़ा था, किस तरीके से हम इसको जो है किसी जो है एलिमेंट के कंपाउंड में जो है ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करते हैं। अगर आप HXO4 की बात करते हो, तो चूंकि यहाँ ऑक्सीजन 4 है ना, और एक ऑक्सीजन की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है, तो 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएगा। सो इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजन जो है वो +7 है। यहाँ प्लस हमारे पास क्या होगी? 5 होगी। यहाँ हम कहते हैं +3 होगी, और यहाँ हमारे पास +1 हो जाएगी। तो चूंकि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, ठीक है, इस ऑक्सीडेशन स्टेट की बढ़ने की वजह से जो हमारे पास हाइड्रोजन का बॉन्ड है विद ऑक्सी एसिड, ठीक है, वो लूज हो रहा है, तो टूट जाएगा, और इतना ही जो है स्ट्रेंथन फॉर्म के अंदर ये एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पे बिहेव करेगा। आप जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं कि जो आसानी से प्रोटॉन डोनेट कर सकें, इनएक्वस, उनको हम जो है वो क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। तो HXO4 जो है वो आसानी से बॉन्ड तोड़ सकेगा विद हाइड्रोजन, और जितना आसानी से बॉन्ड तोड़ सकेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पे बिहेव करेगा। क्लोरीन एसिड स्ट्रॉन्गर देन ब्रोमीन, ठीक है, एसिड। रीजन यही जो है कि चूंकि क्लोरीन जो है, ठीक है, हम कहते हैं उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है, ब्रोमीन की कम है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है आप बढ़ाते हो, उतनी ही हम कहते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है जनाब। थर्मल स्टेबिलिटी मींस के टेम्परेचर के ऊपर, हाई टेम्परेचर के ऊपर कोई कंपाउंड जो है वो स्टेबल रहेगा या डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास है नोमेनक्लेचर, ठीक है, किस तरीके से हम इन कंपाउंड्स को, ऑक्सी एसिड्स को, यानी उनके सॉल्ट को और उनके एसिड्स को नेम असाइन करते हैं। अगर हमारे पास +1 स्टेट हो, अब देख सकते हैं यहाँ पर कि जितने मैंने ऑक्सी एसिड मेंशन किए हुए हैं, इन तमाम के अंदर हम कहते हैं कि जो हेलोजन एटम्स हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर हम कहते हैं कि जब भी हमारे पास एसिड्स होंगे तो उनको हम लिखते हैं हाइपोहेलस, यानी कि प्रीफिक्स आएगा हाइपो, और जो सफिक्स होगा वो OUS एसिड होगा, ठीक है। इस तरीके से सॉल्ट हमारे पास जो है इसमें प्रीफिक्स होगा HIPO, यानी हाइपो, और जो हमारे पास सुफिक्स है, ठीक है, इसको हम ITE मेंशन कहते हैं, यानी लास्ट में हमारे पास ITE आएगा, हाइपोक्लोराइड, ठीक है, हाइपोब्रोमाइड, हाइपोआयोडाइड हम लिखेंगे, ठीक है जनाब। इस तरीके से +3 फॉर्म, यानी +3 अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, ठीक है, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास एसिड जो है इसमें हम प्रीफिक्स यूज नहीं कर रहे होते, सुफिक्स यूज करते हैं, OUS, ठीक है, एसिड यूज करते हैं। और इस तरीके से सॉल्ट के लिए हम लिखते हैं 8 हमारे पास जो है सुफिक्स होता है, यानी क्लोरेट, ब्रोमेट,
आयोडेट हम लिखते हैं उसके लिए, ठीक है जी। इस तरीके से सॉरी अपना क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड लिखते हैं, ITE हम मेंशन कर रहे होते हैं। OUS हमारे पास आता है फॉर एसिड, ठीक है। +5 के अंदर हमारे पास क्या होगा, एक एसिड हम लिखेंगे एज अ ये प्रीफिक्स सॉरी सुफिक्स यूज होगा, जैसे क्लोरिक एसिड, ठीक है, ब्रोमिक एसिड, ठीक है, ठीक है, आर्डिक एसिड हम जो है वो मेंशन करेंगे, ठीक है। और 8 आ जाएगा इन केस ऑफ सॉल्ट, क्लोरेट, ब्रोमेट, ठीक है, आयोडेट हम मेंशन करेंगे। +7 के अंदर क्या होता है, पर प्रीफिक्स है और एक एसिड हमारे पास सुफिक्स होगा, और पर प्रीफिक्स है फॉर सॉल्ट, और 8 हमारे पास आ जाएगा सुफिक्स की फॉर्म के अंदर, ठीक है जनाब। नोमेनक्लेचर भी डिस्कस करते हैं, कर दिया भाई सर। स्ट्रेंथ वाला पॉइंट रिपीट करते हैं। मैंने आपसे कहा कि स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड डिपेंड्स अपॉन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजन, ठीक है। जितना आप ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाएंगे उतनी ही स्ट्रेंथ ऑफ जो है हम कहते हैं कि सर थोड़ा स्लो पढ़ें भाई, स्लो पढ़ें, चलें चलो आप स्लो पढ़ते हैं, लेकिन हमारे पास चूंकि सिलेबस काफी ज्यादा है तो मैं जरा स्पीड रखनी पड़ेगी अपनी, ठीक है। अच्छा, तो हम कहते हैं कि भाई जो हमारे पास स्ट्रेंथ है, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन ऑक्सीडेशन स्टेट। एसिडिक स्ट्रेंथ अगेन बता दें, मैंने आपसे कहा था जितनी आसानी से कोई एक एसिड प्रोटॉन डोनेट कर सकेगा हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। और हम जब कहते हैं कि जब कोई एक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है तो उसकी रीजन क्या होती है कि जो हेलोजन हमारे पास होता है उसके अंदर, उस ऑक्सी एसिड के अंदर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होती है, ठीक है। सर याद करना है होगा नोमेनक्लेचर, यो नोमेनक्लेचर आपको याद रखना पड़ेगा, आपको कंपाउंड नेम असाइन करना है, जाहिर सी बात है। तो अगर आपको दे दिया जाए तो पता होना चाहिए कि प्रीफिक्स क्या यूज करना होता है और सुफिक्स क्या यूज करना होता है इन केस ऑफ एसिड एज वेल एज सॉल्ट, ठीक है। परक्लोरिक एसिड की हम इस वक्त बात कर रहे हैं। परक्लोरिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलिंग मिक्सचर ऑफ पोटेशियम परक्लोरेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड अंडर द रिड्यूस्ड प्रेशर। यानी कि परक्लोरिक एसिड आपने प्रिपेयर करना हो तो आप क्या करते हैं, पोटेशियम जो हमारे पास है, ठीक है, परक्लोरेट, इसको आप ऐड करवाते हो विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसके थ्रू क्या होता है कि परक्लोरेट जो है वो डेवलप होता है। परक्लोरिक एसिड वो HClO4 जो था ना वो परक्लोरिक एसिड था, ठीक है जी। परक्लोरिक एसिड जो है वो हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर से वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने सरफेस पे, इसको हम हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं। और ये फ्रीज हो जाता है एट 112 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, डिकम्पोज हो जाता है एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आप जो है हम कहते हैं कि जब आप टेम्परेचर रेस करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा और बिखर जाएगा, ठीक है जी। इट वर्क्स, ठीक है, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा, ठीक है। इट इज स्टोर्ड इन 76% सोल्यूशन, ठीक है, इन वाटर। क्योंकि देखो ये परक्लोरिक एसिड बहुत रिएक्टिव होता है, इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता, रिएक्टिव होता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको हम जो है वाटर के अंदर जो है सोल्यूशन ऑफ वाटर के अंदर जो है हम इसको क्या कहते हैं, वाटर के अंदर इसको हम समहाउ स्टोर करते हैं और डिकम्पोज एक्सप्लोसिवली व्हेन हीटेड, यानी जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं एक्सप्लोर करता है, फट जाता है, ये जिस कंटेनर में रखा हुआ है वो जो है टूट जाएगा, फट जाएगा, ठीक है जी। तो इसलिए हम कहते हैं रिएक्टिव बहुत ज्यादा है। ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एनालिटिकल रीजन। बिल्कुल हम इसका इस्तेमाल करते हुए हम एस्टिमेशन कर सकते हैं किसी दूसरे सब्सटेंस की, दूसरे कंपाउंड की, क्योंकि परक्लोरिक एसिड जो है इसी से हम जो है Cl2O5 बनाते हैं, वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसकी अमाउंट की एस्टिमेशन करने के लिए हम इसका जो है उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक वो कंपाउंड्स होते हैं कि जो एटमॉस्फेयर से क्या करते हो, वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब कर सकते हो, ठीक है, इन्हें हम हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस का नाम देते हैं, ठीक है जनाब। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर हमारे पास नेक्स्ट है, इसकी प्रिपरेशन हम पढ़ेंगे। 67% सर ये 76 से है या 67 है, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक जो है वो मैंने बता दिया आपको। इस वक्त आप क्या पूछ रहे हैं भाई, हमारे पास ये कि जो हम परक्लोरिक एसिड को स्टोर करेंगे, सो इसकी जो है स्टोरेज के लिए हम कितने परसेंट सोल्यूशन बना जो है वो रखते हैं, ठीक है, इसकी आप बात कर रहे हैं। इसको हम एक दफा फिर से कंफर्म कर लेते हैं जनाब, अभी हम कंफर्म कर लेते हैं, अभी हम देख लेते हैं इसको। एग्जैक्टली ये 67% है, सॉरी भाई ये मिस्टेक है, ये बाय मिस्टेक है, 67% है ये, ठीक है जनाब। ये हमारे पास क्या है 67% आ जाएगा, ठीक है। ये 67% एग्जैक्टली, इसको हम देख लिया अभी वापस, हमने इसको जो है देख लिया है, ये 67% है, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं ब्लीचिंग पाउडर की तरफ। सर ये वाली स्लाइड भी अपलोड कर दें अपनी प्रोफाइल पे, बिल्कुल मैं अपलोड कर दूंगा। मैंने आप लोगों को जो है क्या कहते हैं नोमेनक्लेचर तक जो है दे दी थी कल ही, ये बाकी स्लाइड्स में आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर की हम बात करते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ स्लैगलाइन विद क्लोरीन, ठीक है। हम क्लोरीन को जब हम रिएक्ट करवाते हैं, स्लैगलाइन का मतलब है बुझा हुआ चूना, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में रिएक्शन नीचे राइट किया हुआ है, ठीक है। आप इसको रिएक्ट करवाते हो, सो ये हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर है, वाटर एलिमिनेट होगा, निकल
जाएगा। दो मेथड है, हेज़नक्लेवर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए, और बैकमेनन का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। न्यू वन हमारे पास बैकमेनन है और ओल्ड वन हमारे पास जो है वो हेज़नक्लेवर मेथड है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर करते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर की जहां तक बात है तो ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ड्यू टू जनरेशन ऑफ हाइपोक्लोराइड आयन। ठीक है जी, मैंने आपसे कहा था कि हाइपोक्लोराइड आयन जो है हम कहते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, सो हम कहते हैं कि ये क्या है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। व्हाई? बिकॉज इट कैन जनरेट हाइपोक्लोराइड आयन। और Cl2 लिबरेट करता है। जब हम कहते हैं कि जब हम हाइपोक्लोराइड आयन की फॉर्मेशन करते हैं तो उस फॉर्म के अंदर ये Cl2 को लिबरेट करेगा, और जो Cl2 निकलती है, ठीक है, हम कहते हैं कि ये जो Cl2 निकलेगी, ठीक है, ये वैसे तौर पे हम कहते हैं अवेलेबल क्लोरीन है। और आपको ये बात पता होगी कि ब्लीचिंग पाउडर जो है, इसकी अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि इसकी जो क्वालिटी है वो जजमेंट हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ क्लोरीन जो कि अवेलेबल क्लोरीन ये रिलीज करता है। सो नॉर्मली तौर पे 35 to 40% ये होती है। और एक्शन मैंने मेंशन किया है सल्फ्यूरिक एसिड से अगर आप इसको रिएक्ट करवाते हो तो क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी। इसकी हम बात कर रहे हैं कि ये हमारे पास क्या होगी, ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्लोरीन गैस होगी। ठीक है सर, ब्लर हो रही है वीडियो, आपने अपनी जो है क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ाना है, वीडियो क्वालिटी को बढ़ाएंगे तो आ जाएगा। कंसनट्रेटेड का मतलब परसेंटेज ऑफ क्या, परसेंटेज ऑफ क्या, देखो कंसनट्रेटेड का मतलब होता है कि हम कहते हैं कि हमारे पास जो है एसिड की मिकदार काफी हायर होती है। ठीक है जी। अच्छा, यूजेस की जहां तक बात है तो प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म के अंदर, स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर के अंदर, प्रिपरेशन ऑफ अनश्रिंकेबल वूल के अंदर। अनश्रिंकेबल वूल का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास ये वूल क्या है, धागा, या हम समहाउ कहते हैं कॉटन है, ठीक है, जो कि श्रिंक का मतलब क्या होता है, जो सुकड़ सकता हो। ठीक है, अनश्रिंकेबल मतलब जो सुकड़ ना सके। ठीक है, उसके बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी एज अ ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे इन टेक्सटाइल जो है हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कलर जो है खत्म करने के लिए, कलर रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, एलिमिनेट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करेंगे, कमर्शियल यूजेस हैं हैलोजेंस के, ठीक है, और इनके कंपाउंड के हम ये इस वक्त डिस्कस करेंगे। इस हवाले से मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगा। फर्स्ट हमारे पास है फ्लोरीन। कमर्शियल यूज, केमिकल यूज बेसिक तौर पे इसका क्या है, हमारे पास है कि फ्रीऑन गैस की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। फ्रीऑन गैस हमारे पास क्या है, जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स हैं, एसी है, ठीक है, जितने भी हमारे कूलिंग इक्विपमेंट्स हैं उनके अंदर हम फ्रीऑन्स का इस्तेमाल करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इनको हम कहते हैं, ये फ्रीऑन्स इनका कमर्शियल नेम है। ठीक है, सो फ्रीऑन्स बनाने के अंदर इवन टेफ्लॉन जो है, ये नॉन स्टिक जो हम कहते हैं कि जो हमारे पास पैन्स होते हैं ना, जो आप घरों में, खवातीन तो मतलब खवातीन तो नहीं मैं कहूंगा, आप तो बुरा मना जाएंगे, ये जो इस वक्त फीमेल हमारे साथ हैं, ठीक है, ये घरों में जो है वो मतलब अंडा फ्राई करती होंगी, ठीक है, या जो कहते हैं खाना शाना बनाती होंगी, तो उसमें जो हमारे पास पैन होता है ना, ठीक है, जो नॉन स्टिकेबल पैन होता है, उस पर ये लगा होता है, टेफ्लॉन लगा होता है, प्लास्टिक लगा होता है, यानी ये खाने को नीचे लगने नहीं देता। ठीक है, सो इसका इस्तेमाल हम करते हैं। क्लोरीन की अगर हम बात जहां तक रखते हैं तो ये ब्लीचिंग पाउडर के तौर पे पीवीसी पाइप है, पोरिविनाइल क्लोराइड, ठीक है, CCl4 या इवन क्लोरोफॉर्म, ठीक है, या HCl की फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इथिलीन ब्रोमीन जो है यूज करते हैं हम गैसोलीन टू सेव इंजन फ्रॉम द लेड। अब ये हम कहते हैं ब्रोमीन का इस्तेमाल करते हैं, ब्रोमीन लिक्विड का हम इस्तेमाल, इथिलीन ब्रोमीन का इस्तेमाल करते हैं कि ताकि हमारे पास जो लेड ऑक्साइड की फॉर्मेशन है ना, ठीक है, इसको रिड्यूस कर सकें ताकि एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम से कम हो सके। और जहां तक आयोडीन की बात है, ठीक है, कॉमन सॉल्ट के तौर पे जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और जिसको आयोडाइज्ड सॉल्ट का नाम देते हैं जी। ब्लीचिंग क्रीम में भी ब्लीचिंग पाउडर होता है यूज, एग्जैक्टली उसमें भी जो है वही इस्तेमाल होता है। तो सब बना लेते हैं भी, बिल्कुल भी आप लोग भी बना सकते होंगे, हम भी बना लेते हैं। ठीक है, भी अच्छी बात है, बनानी चाहिए, ठीक है, काम करना चाहिए। अच्छा, इंडस्ट्रियल की बात जहां तक है तो कोरोजन प्रूफ जो है पार्ट्स ऑफ मशीनरी विद टेफ्लॉन बनाते हैं, या इलेक्ट्रिक वायर्स जो हमारे पास होती हैं उनकी जो इंसुलेशन होती है वो टेफ्लॉन की ही बनी हुई होती है। ठीक है जी, मस्त जोक किसी तौर पे जो है हम कहते हैं मस्त जोक है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है क्लोरीन। उसका इंडस्ट्री वाइज जो है हमारे पास कहाँ यूजेज है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर के तौर पे हमने जो है इसको यूज इन टेक्सटाइल, ठीक है, और पेपर इंडस्ट्री के अंदर जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बाकी फोटोग्राफी जो है हम इस्तेमाल करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड की फॉर्मेशन के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, आपने इसको जरूर देखना है। डिसइंफेक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जर्मिसाइड्स यानी जर्म्स किल करने के लिए जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं आयरन का। ठीक है, बाकी मेडिकल यूजेस मेंशन किए हुए हैं, इसको मैं अपलोड कर दूंगा, आपसे पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई मुश्किल बात ऐसा नहीं है। अच्छा सर, अब हॉस्टल में जाना है, कुछ ना कुछ तो बता सकते, बिल्कुल भी बनाना चाहिए, आप लोगों को कुछ ना कुछ आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अब एक हमारा फेज कंप्लीट हो गया। अब नोबल गैसेस की हम बात करेंगे। हमारा मुश्किल फेज कंप्लीट हो चुका है, लाइटर फेज आ चुका है, इंट्रोडक्शन ऑफ नोबल गैसेस हम करेंगे। नोबल गैसेस की जहां तक बात है, इनको हम नोबल गैसेस क्यों कहते हैं या रेयर गैसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर इनर्टनेस होती है, इनका डुप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट होता है, सो ये कम एक्टिविटी शो करते हैं, कम रिएक्शंस को शो करते हैं, इसलिए हम इनको नोबल गैसेस या रेयर गैसेस यानी सॉरी रेयर
रेयर गैसेस का हम नाम देते हैं, ठीक है। नोबल गैसेस की जहां तक बात है तो उसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, ठीक है, दीज आर द नोबल गैसेस, ठीक है। और इनमें जो है हम ज्यादातर ज़ीनॉन के जो है हम कहते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, बाकी जो है हैलोजेंस एज सच जो है इतने जो है हम कहते हैं कि यूज इनके कंपाउंड्स नहीं होते, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ नॉन मेटल्स, बिल्कुल नॉन मेटल्स हैं, कोई इनकी जो है खुशबू नहीं होती, कलरलेस होते हैं। और नॉर्मल गैसेस की जहाँ तक बात है तो वो हम कहते हैं कि आइसोलेट करते हैं फ्रॉम द एयर, यानी इनकी कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ एयर के अंदर मौजूद है, वहां से हम इसको डिस्टिल आउट करते हैं। और नॉर्मल गैसेस जो हैं वो एयर से डिस्टिल आउट होते हैं, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर डिफरेंट फ्रैक्शंस को एक मिक्सचर में से सेपरेट आउट करना, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। हीलियम इज प्रेजेंट ऑन अर्थ, रेडियोएक्टिव डिके, ठीक है, एज अ रेडियोएक्टिव डिके। और हम कहते हैं हीलियम जो है अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स में से, तो ये रेडियोएक्टिव डिके की वजह से हीलियम बनता है, ठीक है जी। सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स है ये हीलियम, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स के साथ बेतहाशा है, हर वक्त जो है अपने अंदर से रेडिएशन की इमिशन करते हैं, अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, तो सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है ये, ठीक है। बाकी नियॉन की जहां तक बात है तो ये 1/65,000 टाइम, ठीक है, पार्ट है ये एयर का, यानी इसकी कंसंट्रेशन इंतहाई कम है, बहुत कम कंसंट्रेशन के अंदर हम कहते हैं कि ये एग्जिस्ट करता है। ग्रुप नंबर 7A8A है, ठीक है। 8A गैस जो है बेसिक तौर पे ग्रुप नंबर है हमारे पास, ठीक हो गया। नियॉन गैसेस रेडिश, ठीक है, ग्लो प्रोड्यूस करती हैं इन ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। हमने देखा था कि हम जब डिस्चार्ज ट्यूब इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करती हैं, ये जो है रेडिश ग्लो प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। बाकी नियॉन जो है 40 टाइम्स मोर रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी रखता है एज कम्पेयर टू हीलियम। वैसे तो हम हीलियम का इस्तेमाल करते हैं, नियॉन का भी इस्तेमाल करेंगे तो इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, हम कहते हैं कि समहाउ जो है कूलिंग जो है डेवलप करने के लिए। ज़ीनॉन इज प्रेजेंट इन एयर, ठीक है, अबाउट 0 to 0.08 पाइकोमीटर, ये जो हमारे सॉरी नॉट पाइकोमीटर यानी पार्ट्स पर मिलियन की फॉर्म के अंदर ये हम कहते हैं कि 0.08 फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। रेडॉन जो है ये सिर्फ और सिर्फ अल्फा डिके ऑफ रेडियम की वजह से ही बनेगा, ठीक है। और इसे तो हम कहते हैं कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन। रेडॉन है लेकिन रेडॉन की हम डिस्कशन नहीं करते क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता इतना, ये सिर्फ और सिर्फ हम कहते हैं कि समहाउ अल्फा डीके ऑफ रीडिंग की वजह से ही वजूद में आएगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द रूट, क्योंकि समहाउ जब साइज इंक्रीज करता है तो साइज की इंक्रीज करने से पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करती है, लेकिन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है वो समहाउ इंक्रीज होती है इनकी, ठीक हो गया। ये हमारे पास जो है समहाउ इंट्रोडक्शन था नोबल गैसेस का। अब जो है मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा नेक्स्ट, जो कि हमारे पास है कंपाउंड ऑफ ज़ीनॉन, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि ज़ीनॉन जो है इसके कंपाउंड काफी ज्यादा होते हैं, नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। +2 फॉर्म के अंदर हम कहते हैं कि ये ZXEF2 की फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, फिजिकल स्टेट मेंशन की हुई है, क्रिस्टल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगा। +4 फॉर्म के अंदर ये XeF4 है, XeOF2 है, ठीक है। +6 फॉर्म के अंदर हम कहते हैं कि XeF6 की फॉर्म एग्जिस्ट करता है, XeOF6 की फॉर्म एग्जिस्ट करता है, या XeO3 की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। इनकी फिजिकल अपीयरेंस मैंने साथ जो है मेंशन की हुई है यहाँ पर, ठीक है। सर फोटोग्राफी का यूज बता दें तो मैंने आपसे कहा कि वो जो हमारे पास पीछे हमने कहा था कि जो हमारे पास है यानी ब्रोमीन है, AgBr है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा पहले वक्तों के अंदर ना हमारे पास जो कैमरा आया करते थे, ठीक है, उसमें रील हुआ करती थी, आपने देखा होगा डुप्लीकेट बनते थे उससे ना, रील आती थी ब्लैकिश कलर की, ठीक है। सो उस पे हम सिल्वर जो है वो ब्रोमाइड की लेयर फॉर्मेशन करते हैं उसके ऊपर, यानी कि उस पे हम लगाते हैं उसको। सर आप के घर पे के पास फाटा, अच्छा हाँ बिल्कुल भी बहुत गुजरती है यहाँ से, क्योंकि घर के पास बिल्कुल एग्जैक्टली मैं आज घर से ही आप लोगों को समझा रहा हूँ। सर 2 आवर्स की क्लास भाई जल्दी खत्म कर देंगे, बेफिक्र रहो, जल्दी खत्म कर देंगे। अगर आप लोग जो है थोड़ा सा टाइम मुझे दे दो तो जल्दी खत्म कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास फ्लोराइड्स हैं। फर्स्ट हमारे पास XeF2 है। हम कहते हैं प्रिपरेशन कैसे होगी, डायरेक्ट इंटरेक्शंस ऑफ फ्लोरीन विद Xe, क्योंकि आप जानते हैं कि फ्लोरीन जो है वो मोस्ट एक्टिव है, फ्लोरीन एक्टिव होने की वजह से हम कहते हैं कि वो ज़ीनॉन से रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। लेकिन ये है कि ये रिएक्शन इतना स्मूथली नहीं होता, हमें काफी घंटों के लिए इनको इकट्ठा रखना पड़ता है तब जाके रिएक्शन जो है वो शो करते हैं, जब तक कि इनकी आपस में हाँ ठीक है, हम कहते हैं कि आपस में इनकी डायरेक्शन जो है वो बहुत मुश्किल होती है लेकिन हो जाती है, ठीक है। बाकी जो है XeF4 का मेंशन किया हुआ है, इंटरेक्शन ऑफ ज़ीनॉन, ठीक है, F2, ठीक है, इन द रेशो, यानी ये एलिमेंटल रेशो है 1:5 के तहत हम जो है क्या करेंगे, इनको मतलब ज़ीनॉन को और फ्लोरीन गैस को मिलाएंगे, ठीक है, इन द निकल कंटेनर, और 6 atm हमने प्रेशर रखना है इनका, ठीक है। कुछ आवर्स के लिए रखेंगे तो हमारे पास XeF4 जो है वो
डेवलप हो जाएगा। ठीक है, बाकी XeF6 है, ठीक है, उसमें हम कहते हैं कि जी जीनॉन और फ्लोरीन को हम आपस में रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है, वो हम कहते हैं कि जी हम क्या कहते हैं इनको भी रिएक्ट करवाएंगे, लेकिन यहाँ पर रेशो डिफरेंट होगी, ये 3:20 रेशो होगी इनकी। ठीक है, और स्टेनलेस स्टील के अंदर हम वेसल के अंदर इनको रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है, 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप देख रहे हैं कि तीनों के तीनों जो है बनते सिर्फ इस तरीके से हैं कि हम जीनॉन को रिएक्ट करवाते हैं विद फ्लोरीन गैस। ठीक है, इनके आपस में रिएक्शन करने से ही ये चीजें बन रही हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रोडक्ट की नेचर है वो डिफरेंट किस सेंस में है कि हम इनके लिए जो कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं वो टोटली डिफरेंट होंगे। ठीक है, बाकी स्टेट है क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म के अंदर ये तीनों के तीनों एग्जिस्ट करते हैं। अदर की अगर हम बात करते हैं तो ये स्टोर होता है निकल वेसल के अंदर। निकल वेसल के अंदर हम इनको स्टोर करते हैं, रिएक्टिव होता है, सब्सटेंस इतना स्टेबल नहीं है। ठीक है, माइल्ड फ्लोरीनेटिंग एजेंट है, माइल्ड का मतलब है वीक। ठीक है, फ्लोरीनेटिंग एजेंट मतलब कि ये इसके थ्रू हम किसी दूसरे कंपाउंड के अंदर फ्लोरीन की एडिशन कर सकते हैं, यानी उसमें हम फ्लोरीन की एडिशन कर सकें। ठीक है, XeF6 के बाद से लिखा हुआ है कि येलो इन कलर व्हेन लिक्विड और गैस। ठीक है, जब ये लिक्विड और गैस में होगा तो येलो कलर का होता है। ठीक है, बाकी रिएक्शन मेंशन किए हुए हैं कि रिएक्शंस यानी कोई एक गैस या कोई एक सब्सटेंस किस तरीके से एक्ट करता है इसके ऊपर, किस तरीके से रिएक्ट करेगा। सो H2 से रिएक्ट करवाएंगे तो ये बना देगा XE या HF बना देगा। ठीक है, XeF2। ठीक है, अगर हम जो है XeF4 से रिएक्ट करवाएंगे तब भी ये सेम प्रोडक्ट है, और इवन के XeF6 से रिएक्ट करवाएंगे तब भी ये सेम प्रोडक्ट है। बाकी जो डॉट मैंने मेंशन किए हुए ना, इसका मतलब होता है कि रिएक्शन नहीं होगा या हम रिएक्शन नहीं करवाते, हाइड्रोलाइसिस नहीं करवाते। ठीक है, सिर्फ XeF6 की करवाते हैं और इसके थ्रू हम HF और XeOF4 जो है वो हम गेट करते हैं। अमोनिया सिलेक्शन जो है XeF4 का, XeF2 का नहीं है, XeF4 का है। ठीक है, और इवन के मरकरी से जो हाँ बिल्कुल मरकरी जो है उसका रिएक्शन भी सिर्फ और सिर्फ XeF4 के साथ है, जिसके थ्रू हम Xe और जो है मरकरी फ्लोराइड जो है वो गेट करते हैं। जी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। एग्जैक्टली कल आप लोगों का पहला टेस्ट भी है, ये आपने देखना है। ठीक है, कल आप लोगों का पहला टेस्ट भी है। ठीक है, कल आप लोगों का टेस्ट भी होगा और उसमें पहले 3 चैप्टर शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड है, और जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड अभी हमने देखा था कि ये बनता है कब, कि जब हम XeF6 को हाइड्रोलाइज करते हैं तब बनता है। ठीक है, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज में मेंशन की है किस तरीके से बनेगा ये, प्रिपेयर्ड बाय XeF6। ठीक है, एंड क्वार्ट्ज यानी सिलिका से बनता है, कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड है, स्टोर करते हैं उसको निकल वेसल के अंदर। निकल वेसल मतलब कि निकल के कंटेनर के अंदर बने हुए कंटेनर में इसको हम जो है क्या करते हैं, इसको स्टोर करते हैं। गिव XeO3, ठीक है, आफ्टर रिएक्शन विद वाटर, यानी फर्दर इसको रिएक्ट करवाएं वाटर के साथ तो ये फर्दर बनाएगा XeO3 जो है इसकी फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, सर जीनॉन के कंपाउंड्स का इंडस्ट्रियल यूज भी बता दें, मैंने आपको आई थिंक बता दिया उसमें ना, जीनॉन के कंपाउंड्स का इंडस्ट्रियल जो यूज है। ठीक है, वो मैंने साथ क्लैरिफाई किया है। चलो आगे जाकर यूजेस आ रहे हैं, एग्जैक्टली आगे जाकर आ रहे हैं। ठीक है, बता देंगे आपको। ठीक है जनाब, अच्छा टाइमिंग क्या होगी, रात को 8 बजे की टाइमिंग। सर टेस्ट जो है सब्जेक्ट्स का इकट्ठा होगा, एग्जैक्टली इकट्ठा होगा। टाइमिंग 8 बजे की है, रात 8 बजे की आप लोगों की टाइमिंग है। ठीक है सर, कल टेस्ट की टाइमिंग क्या होगी, 8 बजे की होगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो है XeO3 और XeO4 है। ठीक है, इनकी अगर हम बात करें प्रिपरेशन कैसे होगी, इंटरेक्शन ऑफ XeF4 एंड वाटर, F6 एंड वाटर, तो इससे XeO3 बनता है। और ये XeO4 कैसे बनेगा कि इंटरेक्शंस ऑफ ये जो मैंने मेंशन किया हुआ है Ba2, ठीक है, XeO6 है, या इवन इसी का ही एक सॉल्ट सोडियम की फॉर्म के अंदर है। ठीक है, इसको अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करवाएंगे तो बनेगा हमारे पास, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस है इनकी क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म के अंदर, एक्सप्लोड विद वेरी लो टेम्परेचर, और वीक एसिड है ये हमारे पास। ठीक है जी, सो ये समहाउ हमारे पास कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थी XeO3 की और XeO4 की। इसके साथ ही हम चलेंगे टुवर्ड्स द फाइनल पॉइंट जो कि हमारे पास इस चैप्टर का है, यानी कि नोबल गैसेस की हम बात करेंगे कि नोबल गैसेस जो है हम किस तरीके से इनको यूज करते हैं, कहां कहां पर इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, टेस्ट की टाइमिंग 8 बजे की है रात के। नहीं नहीं, फुल बुक नहीं है, आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया। मेरी प्रोफाइल पे मैंने कल पोस्ट की थी, मैंने परसों आप लोगों पोस्ट की थी शाम के टाइम पे, कि आप लोग वो जो है अपना जो टेस्ट शेड्यूल है वो डाउनलोड कर लें, उसमें पता चल जाएगा आप लोगों को कि आपने जो है यानी कितना कितना जो है कितने कितने चैप्टर्स आपने जो है वो लेने हैं। नहीं, टेस्ट जल्दी नहीं हो सकता सर, कितने मार्क्स का होगा वो, पूरा 100 मार्क्स का होगा, पूरा फुल फ्लैज टेस्ट होगा सर। आप अपनी नहीं पीते, पानी नहीं पीते ड्यूरिंग द लेक्चर, पीना चाहिए पानी, बिल्कुल सही कह रहे हो, पानी पीना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा जी जनाब, सिर्फ केमिस्ट्री का नहीं, तमाम सब्जेक्ट का इकट्ठा होगा।
तमाम सब्जेक्ट्स का इकट्ठा होगा। अच्छा, यूजेस की हम बात करेंगे और यूजेस जो हैं इसकी अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं भाई यूजेस हमारे पास क्या हैं। अच्छा, अब हमारे पास यूजेस हैं। हीलियम की हम बात करते हैं। हीलियम जो है ठीक है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं किस लिए भी इस्तेमाल करते हैं इसका, हम इसका इस्तेमाल करते हैं वेदरिंग बैलून्स के अंदर। ये वेदरिंग बैलून्स कौन से होते हैं, आपने देखा होगा कि जो है क्या कहते हैं, बड़े बड़े से बैलून्स होते हैं जिसमें नीचे टोकरी सी होती है, लोग खड़े होकर वो आसमानों पे जाते हैं, लोग दूर से दूर सैर कर रहे होते हैं, सो वेदरिंग बैलून वो कहलाते हैं। हीलियम का इस्तेमाल करते हैं कि लाइटर गैस है, तो ये लाइटर गैस जब एक्सप्लोर होती है, जब जो है इसका वॉल्यूम बढ़ता है तो ये क्या करती है, उसको कैरी करती है। ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल्स में इसका इस्तेमाल होता है, इवन के वेल्डिंग के अंदर भी हम जो है हीलियम गैस जो है ठीक है इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, हीलियम गैस का हम इस्तेमाल करते हैं किसके अंदर, ट्रैफिक सिग्नल्स के अंदर भी हीलियम गैस का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है जनाब। अच्छा, नेक्स्ट हम कहते हैं कि भाई हम ये बात जानते हैं, ब्रीथिंग जो है, ब्रीथिंग इक्विपमेंट के लिए हम कहते हैं सिलेंडर का इस्तेमाल होता है। कोई डाइवर है जो कि अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ जाएगा समुद्रों के अंदर, या वो जो है हम कहते हैं हाई एल्टीट्यूड पर जाएगा, दोनों सूरतों में हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा कि जो है क्या कहते हैं, हम समहाउ कहते हैं कि हाई हाई एल्टीट्यूड के ऊपर भी ब्रीथिंग के अंदर प्रॉब्लम आती है, इवन कि लो एल्टीट्यूड के अंदर भी ब्रीथिंग के अंदर प्रॉब्लम आती है। इन दोनों के लिए हम कहते हैं कि ब्रीथिंग सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। उसमें हमारे पास हीलियम कितनी होती है, हीलियम हमारे पास 80% होती है। और अच्छा, अच्छा 80% हीलियम है, 20% जो है ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं ब्रीथिंग सिलेंडर के अंदर। बाकी हम हीलियम का इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कूलिंग एजेंट के तौर पे। ठीक है, कूलिंग एजेंट के तौर पे हम जो है क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। नियॉन जो है, अगर हम इसकी बात करें, नियॉन जो है हम कहते हैं कि नियॉन एडवर्टाइजिंग साइन या टीवी ट्यूब्स के अंदर या हाई वोल्टेज इंडिकेटर्स जो हैं ठीक है, इनके अंदर हम जो है इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नियॉन हीलियम को मिलाएंगे तो उससे ग्लास लेजर बनती है। ठीक है, ग्लास जो लेजर हम इस्तेमाल करते हैं ना, लेजर बेसिक तौर पर नियॉन की जो है बनी होती है। ठीक है, ऑर्गन बल्ब्स होते हैं, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, ऑर्गन जो है वो आर्क वेल्डिंग के अंदर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। क्रिप्टॉन की बात है यहाँ तक, तो वो हम इस्तेमाल करते हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब के लिए, फ्लैश लैम्प के लिए, जीनॉन बैक्टीरियल लैम्प के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, और जो है इनके प्रेजेंस है या नहीं है उसके लिए हम जो है बैक्टीरियल लैम्प के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जीनॉन की। ठीक है, और रेडॉन जो है वो रेडियोथेरेपी कैंसर के अंदर या अर्थक्वेक प्रिडिक्शन के अंदर हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है जनाब। अच्छा, सो मैंने जो है इस वक्त कंप्लीट कर दिया है आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 5। अच्छा, अब आपने करना सिंपली ये देखो, हमारा आज भी एक लेक्चर जो है वो न था। ठीक है, उसमें हमने मैंने आपको बताया था कि आज हमने चैप्टर नंबर 10 और जो है हमने चैप्टर नंबर 11 पढ़ना था। सो चैप्टर नंबर 10 छोटा सा है, उसकी चंद एक जो है वो स्लाइड्स हैं। टोटल हम कहते हैं कि भी 7 स्लाइड्स हैं चैप्टर नंबर 10 की। ठीक है, सो मैं अगर आप लोग कहते हैं तो चैप्टर नंबर 10 भी पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, कोई इसमें मसला नहीं। सर मैथ का लेक्चर नहीं, कोई नहीं होगा लेक्चर, और कोई लेक्चर नहीं होगा, आप इसके बाद फ्री होंगे। ठीक है, आज आप इसके बाद फ्री होंगे, आपको कोई लेक्चर और नहीं होना। सो अगर आप थोड़ा सा टाइम मुझे दे भी देते हैं तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज आप लोग थकने नहीं वाले, आज आप लोग बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या बात थी, यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा था यूईटी में किस ने अप्लाई कर। अच्छा यार ये मत पूछो, यहाँ पर फिल वक्त जो है अपने इस पे डिस्कशन करने के लिए लगा दो। ठीक है, ये कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा चलो भाई नेक्स्ट हम जा रहे हैं टुवर्ड्स द अल्काइल हैलाइड्स चैप्टर नंबर 10। ठीक है, ये हम कर लेते हैं भाई 8 टोटल स्लाइड्स हैं, छोटा सा जो है कॉम्पैक्ट फॉर्म के अंदर चैप्टर है, कंप्लीट कर लेते हैं। फिर कल हम जो है चैप्टर नंबर 12 और 11 इकट्ठा करेंगे अपने जो है लेक्चर के अंदर। ठीक है, जल्दी से कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन हमारे पास है जी, दोज कंपाउंड्स व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन्स बाय द रिप्लेसमेंट व्हेन वी आर रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन विद हैलोजन एटम, इनको हम अल्काइल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या होता है कि वो हमारे पास कंपाउंड्स के जो बनते हैं, जो डिराइव होते हैं, किससे डिराइव होंगे भाई, हम कहते हैं कि जी हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन के अंदर जो हाइड्रोजन है उनको अगर हम हैलोजन के साथ रिप्लेस कर दें, ठीक है, तो जो इनसे बनने वाला कंपाउंड होगा इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स कहलाते
आते हैं। जनरल फार्मूला हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स का क्या है जी, CnH2n+X, ठीक है, या जनरली हम इनको RX से भी रिप्रेजेंट करते हैं। X बेसिक तौर पे हमारे पास जो है हेलोजन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, हेलोजन हम कहते हैं कि ये होगा। बाकी हम जानते हैं कि हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड्स हैं वो तीन बेसिक तौर पे तरह के होते हैं, तीन टाइप्स के होते हैं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हैं और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हैं, ठीक है। प्राइमरी कौन से होते हैं, वो अल्काइल हैलाइड जो किसी ऐसे कार्बन एटम जिसमें कि हमारे पास क्या होगा, हेलोजन जो है वो किसी ऐसे कार्बन से अटैच हो जो फर्दर जस्ट एक कार्बन एटम से अटैच हो, इसे हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं। सेकेंडरी कौन सा होगा, वो अल्काइल हैलाइड के जो हम कहते हैं जिसमें हेलोजन एटम कार्बन से ऐसे कार्बन एटम से अटैच हो जो फर्दर दो कार्बन एटम के साथ अटैच हो, इसे हम सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं। टर्शियरी कौन सा होगा, वो अल्काइल हैलाइड्स की जिनमें हम कहते हैं हेलोजन एटम जो है वो किसी ऐसे कार्बन एटम से अटैच हो जो फर्दर तीन कार्बन एटम्स के साथ अटैच हो, इन्हें हम टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स का नाम देते हैं, ठीक है जनाब। तो ये हमारे पास प्राइमरी भी होते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी भी होते हैं। और हेलो अल्केन्स जो है वो मोनो भी हो सकते हैं, ड्राई भी हो सकते हैं, ट्राई भी हो सकते हैं, पोली भी हो सकते हैं, यानी कि जो हमारे पास कंपाउंड अल्काइल हैलाइड्स हैं इनमें हो सकता है कि एक ही हेलोजन एटम लगा हो कंपाउंड में, दो भी हो सकते हैं जिनको डाई कहते हैं, तीन भी हो सकते हैं। हमने अभी जो है कल ही लेक्चर लिया था इवन के चैप्टर नंबर 8 में हमने देखा था कि टेट्रा जो है हमारे पास जो है क्या कहते हैं क्लोरो भी था, डाइक्लोरोबिसनल डाइक्लोराइड भी था, ठीक है। सो हम कहते हैं कि मोर देन वन भी हो सकते हैं हेलोजन एटम किसी एक अल्काइल हैलाइड के अंदर। क्वेश्चन पूछने आप लोगों ने इंट्रोडक्शन के हवाले से। सर 5 मिनट्स की ब्रेक, नहीं ब्रेक क्या करना है भाई, थोड़ा सा तो छोटा सा तो ये बेसिक तौर पे है लेक्चर, ठीक है, ले लें, फ्री हो जाएंगे, उसके बाद आप लोग आराम से जो है सुकून कर लेना, ठीक है। अच्छा जी, तो जल्दी से जल्दी कर लेते ना, आप लोगों को पता नहीं रियलाइजेशन नहीं होती, आप लोग पता नहीं जो है किस तरह के जो है ई कैट के स्टूडेंट्स हैं कि आप लोगों को बिल्कुल ही शौक नहीं है कि आप लोगों का सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो ताकि हम रिवीजन की तरफ भी जा सकें। और हम कहते हैं कि आप लोग पढ़ लें ताकि आप लोगों की रिवीजन मुमकिन हो सके। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है नोमेनक्लेचर, यानी किस तरीके से हम इन कंपाउंड्स को नेम असाइन करते हैं। दो तरह की हमारे पास नेमिंग होती है, आप जानते भी हैं, एक हमारे पास कॉमन नेम होता है, एक हमारे पास एपिक नेम होता है, ठीक है जी। सो कॉमन नेम की जहां तक बात है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि कॉमन नेम जो है वो हम इस तरीके से देते हैं कि हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है, वो हमारा एज ए ब्रांच ट्रीट करते हैं हम उसको, ठीक है। सो मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड एंड प्रोपाइल क्लोराइड, ये हमारे पास कॉमन नेम है। और एपिक नेम के अंदर क्या होता है कि पहले हमारे पास हेलोजन नेम आता है और फिर हम जो है उसके साथ लगा देते हैं जो भी हमारा अल्काइल ग्रुप होगा उसका नेम एज इट इज राइट कर देंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या होगा, ये एपिक नेम कहलाएगा, ठीक है। आपने एपिक और कॉमन नेम जो है वो पढ़े भी होंगे, ठीक है। एपिक नेम के अंदर हम क्या करते हैं कि पहले हेलोजन और उसके बाद फिर हम जो है लास्ट में नेम ऑफ जो भी अल्काइल ग्रुप होगा उसको एज इट इज फॉर्म में राइट कर देंगे, यानी वो जो हमारे पास ईथेन है तो ईथेन आ जाएगा, प्रोपेन है तो प्रोपेन आ जाएगा, ब्यूटेन है तो ब्यूटेन आ जाएगा, ठीक है। बाकी प्रिपरेशन मेथड्स हैं इसके, ठीक है। प्रिपरेशन मेथड्स में आप देख सकते हैं कि पहला जो प्रिपरेशन मेथड है वो हम क्या करते हैं कि जी हम जो हमारे पास एथेनॉल है, ठीक है, उसको हम रेड करवाते हैं विद अल्काइल हैलाइड HX, ठीक है, से रेड करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, ठीक है। सो इससे क्या होता है कि जी हमारे पास अल्काइल हैलाइड बनता है, साथ में वाटर की प्रिपरेशन होती है। दूसरे रिएक्शन के अंदर हम थायरनल क्लोराइड से रेड करवाते हैं किसको, अल्कोहल को, इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन होगा जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो गैस इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना, आप मुझसे पूछेंगे, क्वेश्चन पूछें जल्दी से। जी, क्वेश्चन, R स्टैंड्स फॉर अल्काइल ग्रुप, ठीक है, R स्टैंड्स फॉर अल्काइल ग्रुप, R स्टैंड्स फॉर अल्काइल ग्रुप। मैं आपको बताऊं कि देखो आप लोग ना पता नहीं समझते नहीं हो इस बात को। देखो आज तमाम टीचर्स को ऑफ है, ऐसा है या नहीं, आप लोग खुद भी रियलाइज करेंगे। संडे इज द रिलैक्स डे, ठीक है, लेकिन संडे के दिन बैठ के आप लोगों के लिए स्लाइड्स प्रिपेयर की ताकि आप लोगों को पढ़ा सकूं, आप लोगों को लेक्चर डिलीवर कर सकूं, क्योंकि देखो हमने लेक्चर डिलीवर करना है, हमने सिलेबस को कैरी करना है ताकि आप लोग टेस्ट भी दे सको ना। टेस्ट देते हो उसके बाद डिस्कशन डे भी रखने हैं ना, हमने कुछ ना कुछ डिस्कशन भी तो करनी है। तो जितनी जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करोगे यार आप लोगों के लिए उतनी भलाई होगी। यहाँ बैठ के एफर्ट कर रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ भी, मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट से क्या मिलना है। संडे को क्लास मैं भी ना लेता, बाकी टीचर्स तो नहीं ले रहे, ठीक है, सो मैं क्यों ले रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि मुझे जो है सबको फिक्र होती है टीचर्स को आपकी, लेकिन मैं कहता हूँ कि भी मैं जल्दी से आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करूं ताकि हम मोर एंड मोर डिस्कशन डेज रख सकें जिसमें आप लोगों की क्वेश्चंस मैं ले सकूं, ठीक है। अच्छा, जल्दी से चलते हैं भी आगे। क्वेश्चन है आप लोगों का, अभी ISB टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। अब्दुल्ला, बेस्ट विशेस है हमारी तरफ से, बेस्ट विशेस हैं सर आपकी।
आप एक ही चीज सुन सुनकर थक भी जाते हैं क्या भाई? क्या सुनकर? नहीं नहीं, देखो भाई, अभी थोड़ा सा देर तो हमने पढ़ते हुए हुआ है। रिएक्शन के क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो उसमें आपको रीजन, मैंने आपसे पहले ही कहा था, रीजन को बताना चाहिए, ठीक है, कि रीजन क्या आप इस्तेमाल करेंगे, कैटलिस्ट क्या इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बिल्कुल, मैं इनको भी पोस्ट कर दूंगा, ठीक है सर। आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बिल्कुल मैं गाइड कर दूंगा टेस्ट के हवाले से, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, चूंकि ये छोटा है सो मैं थोड़ा थोड़ा सा इसको जूम कर दूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियरली तौर पे नजर आ सके। जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है, जो कि मैं इस वक्त आप लोगों को जो है वो समझाऊंगा। ये जो नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है, ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये है क्या, नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड की जहां तक बात है तो हम रिएक्शन देख रहे हैं कि हम अल्कोहल को रिएक्ट करवाते हैं विद, देखो भी अल्कोहल को जो है रिएक्ट करवाते हैं, किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं भी, अल्कोहल को रिएक्ट करवाते हैं विद PbR3 यानी फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ, या PCl3 यानी PCl5 यानी फास्फोरस पेंटा जो है, जो क्लोराइड है, इसे रिएक्ट करवाते हैं। और इनके थ्रू जो है आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे पास जो है फाइनल प्रोडक्ट बनता है। रीजन की सिर्फ आपको जरूरत पड़ती है, देखो रिएक्शन को रटने की जरूरत नहीं है, हम कौन सा कोई FSC मोड पे जा रहे हैं, हम तो FSC मोड पे नहीं है, हम तो MCQ बेस पे जस्ट बात करेंगे, ठीक है। एक्टिविटी की जहां तक बात है तो हम कहते हैं कि दो तरह से एक्टिविटी जो है होती है अल्काइल हैलाइड्स की। एक हमारे पास जो है वो एक बॉन्ड होती है, बॉन्ड एनर्जी होती है, और एक बॉन्ड पोलैरिटी होती है। बॉन्ड एनर्जी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं, फिर मैं बॉन्ड पोलैरिटी एक्सप्लेन करूंगा। बॉन्ड एनर्जी पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो एनर्जी रिक्वायर है किसी एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इसे हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड, इट इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी। और CX का मतलब क्या होता है, बॉन्ड पोलैरिटी। हम कहते हैं कि दो एटम्स जिनके दरमियान बॉन्ड बना हुआ है, जैसे कि हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड बनेगा, ठीक है, तो हम कहते हैं कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इनके दरमियान होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा तो इससे क्या होगा कि चार्जेस डेवलप होंगे, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, इसको हम बॉन्ड पोलैरिटी कहते हैं, ठीक है। सो ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ग्रेटर विल बी द बॉन्ड पोलैरिटी, ठीक है, आपने ये बात ध्यान में रखनी है। बाकी यहाँ पर नीचे मैंने पॉइंट मेंशन किया हुआ है कि CX बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, अगर ग्रेटर होगी, बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर होगी तो हम कहते हैं स्टेबिलिटी ज्यादा है, रिएक्टिविटी कम होगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा तो हम कहते हैं कि ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी एंड लेसर विल बी द रिएक्टिविटी। ये दोनों चीजें आपने अपने पास ध्यान में रखनी है। एक मैंने आपको बताया, ठीक है, हम कहते हैं कि जी हमारे पास क्या होता है कि CX बॉन्ड जो है एनर्जी ग्रेटर होगी तो हम कहते हैं कि स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और एक्टिविटी कम होती है। दूसरा हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इतना ज्यादा होगा, बॉन्ड पोलैरिटी बढ़ेगी, उतनी ही स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, एक्टिविटी उतनी ही हमारे पास क्या होती है भी, कम होती है, ठीक है जनाब। और नेक्स्ट हमारे पास कंक्लूजन है, वो कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन हमारे पास भी क्या है, कंक्लूजन हमारे पास है कि बेसिक तौर पे हम जब भी बात करते हैं रिएक्टिविटी की, सो रिएक्टिविटी जो है हमारे पास ये बेसिक तौर पे क्या होती है, एक्सपेरिमेंटली तौर पे हम जो है इसके मतलब बताते हैं कि कोई ज्यादा रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है। और एक्सपेरिमेंटली तौर पे हम कहते हैं कि जो हमारे पास जो है स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन जो बॉन्ड है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, इस फैक्टर पे डिपेंड करता है। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, कि बॉन्ड पोलैरिटी पे डिपेंड नहीं करता। हम हमेशा जब भी रिएक्टिविटी की बात करते हैं सो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस को हम जो है वो एक्सप्लेन करते हैं इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। और बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ के बिहाफ पर हम कहते हैं कि RI इज मोर एक्टिव एज कंपेयर टू R, BR इज मोर एक्टिव एज कंपेयर टू R, CL इज मोर एक्टिव एज कंपेयर टू RF। रीजन क्या है, रीजन मैं आपको बता दूं, देखो मैंने आपको पहले बताया था कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द शेड पेयर ऑफ रीजन, ठीक है, शेड पेयर रीजन, शेड रीजन के ऊपर, यानी जितना रीजन हमारे पास शेयर होगा, जितना ज्यादा रीजन वो बढ़ेगा, ठीक है, उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और वो कैसे होगा कि जब हमारे पास दो एटम जो बॉन्ड बनाने जा रहे हैं, जो म्यूचुअल शेयरिंग करने जा रहे हैं, उनके साइजेस में कंपेरेबिलिटी होगी। जितना साइज कंपेरेबल होगा उतना ही हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, जितना साइज जो है क्या कहते हैं कंपेरेबल नहीं होगा, ठीक है, उतना ही हम कहते हैं बॉन्ड जो है वीकर बनेगा। सो RI जो है उसमें कार्बन और आयोडीन का साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा है, सो बॉन्ड वीकर बनता है, रिएक्टिविटी ग्रेटर होती है। क्योंकि RF की बात करें तो कार्बन और फ्लोरीन एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं, सो साइज आपस में इनका कंपेरेबल है। इनमें हम कहते हैं कि जो ओवरलैपिंग रीजन है वो काफी ज्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा, रिएक्टिविटी सबसे लीस्ट होगी, ठीक है। सो अगर ये बात हम कहते हैं कि हम जनरली ये बात करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल हो जो कि
अटैक करने जा रहा हो, अभी हमने इलेक्ट्रोफाइल को डिफाइन भी करना है। सो इलेक्ट्रोफाइल अगर हमारे पास हो अटैकिंग एजेंट, ठीक है, तो हम कहते हैं कि RF जो है उससे ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। RF ज्यादा रिएक्टिव क्यों होगा, क्योंकि हम कहते हैं कि फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। सो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने की बुनियाद पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी इन RF कंपाउंड ज्यादा होती है। सो इलेक्ट्रोफाइल जो है जब अटैक करेगा, सो ये मोस्ट एक्टिव सब्सटेंस होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको का है यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक आप लोगों का? चैप्टर नंबर 10 हम पढ़ रहे हैं, पेज नंबर बता दो भी, आप लोग एक दूसरे को कम्युनिकेट कर दो। ठीक है, इस सवाल से यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपने पूछना, आप मुझसे पूछेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि वो स्पीशीज के जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है मॉलिक्यूल या आयन की फॉर्म के अंदर, जैसे मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, और ये इवन के जो है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरिंग जो हमारे पास कंपाउंड हैं, ठीक है, वो भी हो सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब क्या होता है कि वो सब्सटेंस के जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। ठीक है, इस तरह के सब्सटेंस को हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। जैसे कि H+ है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करे। H3 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन की कमी है, ज्यादा गेन करे। इस तरीके से अगर हम AlCl3BF3 की बात करते हैं, हम कहते हैं कि ये कंपाउंड तो है, मॉलिक्यूल तो है, लेकिन इनमें जो सेंट्रल एटम है, इनकी जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कहलाते हैं। इनको इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होते हैं कि अपना अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर पाए। ठीक है, जी जी बिल्कुल। क्या एक्सप्लेन करना है शॉर्टली? अब्दुल्ला क्वेश्चन पूछो, क्या एक्सप्लेन करना है आपने, करवाना है? ठीक है, नेगेटिविटी का बॉन्ड एनर्जी के साथ इनवर्स रिलेशन है। बिल्कुल एग्जैक्टली, बॉन्ड एनर्जी कितनी ज्यादा होगी इतनी ही रिएक्टिविटी कम होगी। ठीक है ना, बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड। तो जितना बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, जितनी एनर्जी रिक्वायर होगी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, उतनी ही हम कहते हैं रिएक्टिविटी जो है हमारे पास क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलेंगे टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अच्छा, बॉन्ड एनर्जी की जहां तक बात मैंने भी बताया ना आपको, बॉन्ड एनर्जी अब्दुल्ला, कि बॉन्ड एनर्जी का मतलब होता है द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड, इसको हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल, जिसको हम न्यूक्लियस लविंग स्पीशी कहते हैं, यानी वो स्पीशीज के जो हम कहते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की इनरिचमेंट हो, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की बहुतात हो, ज्यादा मिकदार में मौजूद हो। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन देते हों और अपने आप को स्टेबल करते हैं, उस तरह के जो है हम कहते हैं कि स्पीशीज को हम न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव आयन भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो कोई एक लॉन कैरिंग स्पीशी भी हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि जो पाई बॉन्ड कैरी करते हैं, चूंकि इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेटर होती है, तो ये भी हमारे पास एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे बिहेव करते हैं। ठीक है जनाब, जैसे कि OH नेगेटिव है, जैसे कि जो है एसिडेट आयन मैंने मेंशन किया है, CH3COO नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cn नेगेटिव, NO3 नेगेटिव। ठीक है, ये तमाम के तमाम नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन देंगे अपने आप को स्टेबल करने के लिए, सो दे आर बिहेविंग एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है जी, ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे बिहेव करते हैं। बाकी ये जो हमारे पास हैं, इनमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये लोन पेयर कैरी करते हैं। C2H2 ये इथाइन है, और C2H4 ये इथीन है, दोनों में पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड जो है हम कहते हैं ये बॉन्ड पोलैरिटी प्रोवाइड करते हैं, और हम कहते हैं कि इनकी वजह से भी क्या होता है कि ये एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे बिहेव कर रहे होते हैं। कार्बन बेयरिंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज इन ऑर्गेनोमेटालिक्स आल्सो इन गिगनाट रीजन इज आल्सो बिहेविंग एज न्यूक्लियोफाइल, ये भी बिहेव करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे। सर बहुत पढ़ लिया, कुछ समझ नहीं आ रही। भाई देखो, समझने की बात, आप वही चीजें पढ़ रहे हैं जो आप लोगों ने पढ़ी भी हैं, इसमें कोई मुश्किल बात है ही नहीं। अच्छा सर, लेक्चर के एंड पर, अच्छा पाकिस्तान में, अच्छा एरोस्पेस, चलें स्पेस के बारे में बता देंगे। ठीक है जनाब, बेंजीन न्यूक्लियोफाइल क्या है, क्या एग्जैक्टली ये न्यूक्लियोफाइल, ऐसे तो हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रोफिलिक जो है वो क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाता है। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रॉन इनरिच स्पीशी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देता है, डोनेट करता है, इसलिए हम कहते हैं कि वो जो है हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है कि वो एज इलेक्ट्रोफिलिक जो है इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं कि जो सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो करता है बेसिक तौर पे। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप लोगों को थोड़ा सा जो है ना ब्रेक दे देता हूं मैं। ठीक है, टेस्ट हम आपका कर लेते हैं और उसके बाद फिर वापस आएंगे। चैप्टर हमने आज क्लोज करना ही है, पहले हम टेस्ट कर लेते हैं, फिर वापस आएंगे और जो है आप लोगों का जो चैप्टर है वो हम क्लोज करेंगे। ठीक है, ये जो मैं आज आप लोगों को टेस्ट दे रहा हूँ, ये बेसिक तौर पे टेस्ट कौन सा है, ये टेस्ट आप लोगों का वो है जो हमने कल लेना था, लेकिन कल हमने नहीं लिया क्योंकि हमारा चैप्टर नंबर 9 और 5 का टेस्ट
कंबाइन था। तो इसलिए मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगा, आप लोग थोड़ा सा रेस्ट भी रिलैक्स भी कर लेंगे, उसके बाद वापस आएंगे। सिर्फ मैं आपको बताऊं, अगर आप जरा देख रहे हो 39 टोटल स्लाइड्स हैं मेरे पास इस वक्त, और हम 36 पे पहुंच चुके हैं। इट मींस के हमारे पास अब फर्दर कितनी रह गई, 37, 38, 39, 3 स्लाइड्स रह गई हैं, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो क्यों आप लोग जो है चाहते हो कि बर्डनाइज करो अपने आप को, टेस्ट जो है लेके फिर वापस आ जाएंगे तो हमारा जो है नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। सो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर टेस्ट डिस्प्ले हो चुका है, आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। जिनको टेस्ट डिस्प्ले नहीं हुआ वो अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे, और पेज रिफ्रेश करने के बाद उनको टेस्ट स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन मिल रहा होगा, वो क्लिक करेंगे, उनका स्टार्ट यानी टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग टेस्ट देंगे। इसको 7 मिनट दे रहा हूं मैं आप लोगों को। हालांकि मैंने पहले जो है टेस्ट लिए थे आप लोगों से 12 जो है एमसीक्यूज थे, उनके जो है मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट देता था, लेकिन चूंकि आप लोग कहते हैं कि टाइम कम होता है इसलिए मैंने आप लोगों को ज्यादा टाइम दिया है। ठीक है, तो जल्दी से शाबाश कर लें आप लोग। जिनको भी टेस्ट डिस्प्ले नहीं हुआ वो क्या करेंगे, वो अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे, और पेज रिफ्रेश करने के बाद, ठीक है, पेज को रिफ्रेश करने के बाद, ठीक है, स्टार्ट टेस्ट का जो ऑप्शन है उसे क्लिक करेंगे कि ताकि जो है आप लोगों को आप लोगों का जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो सके। जी, सो आप लोगों का जो टेस्ट है उसको ख़त्म होने में अब 4 मिनट हैं अभी भी। बहुत लेंथी टाइम मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है ताकि आप सुकून के साथ टेस्ट कर सकें। सो आप लोग आराम से टेस्ट करें, कोई जल्दी नहीं है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप लोग टेस्ट कंप्लीट कर लें, फिर हम वापस आएंगे और फिर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। सो आप लोग जल्दी से टेस्ट कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर जो है हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास जस्ट 15, बल्कि मैं 15 वीक का कहूँ 10 मिनट हमें जस्ट रिक्वायर होंगे अपने जो रिमेनिंग जो लेक्चर है उसे कंप्लीट करने के लिए, तो स्मूथली टॉपिक हो जाएगा। जल्दी से कंप्लीट कर लें इसको, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चलेंगे आगे। और देखिए, मैंने आप लोगों को टेस्ट के दौरान जो है क्या कहते हैं, एक फैसिलिटी और भी प्रोवाइड की हुई है कि मेरे पीछे आप लोग मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक भी सुन सकते हैं। ठीक है, सो एक और अपॉर्चुनिटी मैंने, एक और जो है बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप लोगों को प्रोवाइड की कि आप लोग बोर ना हो ना। ठीक है, साथ ही साथ जो है ना आप लोगों को मैंने क्या किया हुआ है, एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड की हुई है। जी, सो आप लोगों का टेस्ट कंप्लीट होने में अब जस्ट आई थिंक थोड़ा सा ही टाइम बाकी रह गया है, जिसके बाद आप लोगों के जो रिजल्ट्स हैं वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। टेस्ट खत्म हो गया है। अच्छा जनाब, टेस्ट खत्म हो गया है, रिजल्ट डिस्प्ले हो जाए, पहले देख लें, आपके रिजल्ट देख लें, फिर हम जो है आगे फर्दर डिस्कशन कैरी करेंगे। फिफ्टी सेकेंड्स रिमेन है भाई आप लोगों का, उसके बाद रिजल्ट भी तो आना है। 50 सेकंड्स के बाद आप लोगों का रिजल्ट आना है ना, सो रिजल्ट जल्दी से आ जाए ना आप लोगों का, फिर सारे के सारे फ्री हो जाएंगे, फिर हम स्टार्ट कर लेंगे, फिर हम करेंगे आगे कैरी। सो ऑलमोस्ट 20 सेकंड्स रिमेन हैं, जिसके बाद आप लोगों का टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाए रिजल्ट इज आप लोगों का। उसके बाद हम जो है आगे चलेंगे और अपने इस लेक्चर को जो है वाइंड अप करेंगे जल्दी से। ठीक है, सो आप लोगों के मार्क्स जो हैं वो आना शुरू हो चुके हैं, और बहुत आसान सा टेस्ट था। आप लोगों को मैं बताऊं कि इवन के ये तमाम चीज़ें हम पढ़ के आ चुके हैं, बहुत थॉरली टॉपिक हमने डिस्कस किया हुआ है, सो इसलिए आप लोगों को जो है क्वेश्चंस को समझना और इसको करना आसान हो गया। ठीक है, जहान के यहाँ 12 आउट ऑफ 12 मार्क्स हैं जनाब, जब बहुत ज़बरदस्त भाई, बहुत अच्छी बात है। जल्दी से हम आ जाते हैं अपने जो है लेक्चर की तरफ, रिमेनिंग लेक्चर की तरफ, जिसके बाद हमारा ये जो है लेक्चर कम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है,
एग्जैक्टली भी देखो, आप लोगों को बैकग्राउंड म्यूजिक प्रोवाइड किया हुआ है, घर बैठ के आप लोगों को जो है इतना कुछ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट हम टर्म पढ़ते हैं, ठीक है। लिविंग ग्रुप हमारे पास में देखो आगे जाके हमने जो है SN1 SN2 को डिस्कस करना है। सो लिविंग ग्रुप की टर्म हम देख लेते हैं। लिविंग ग्रुप इसी तौर पे हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। क्योंकि जब लिविंग ग्रुप डिपार्ट करता है ना, लिविंग ग्रुप जो है जब वो निकलता है, ठीक है, यानी हम कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल में से एक हम कहते हैं समहाउ एटम लूज होता है, निकलता है, ठीक है, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करता है कि वो इलेक्ट्रॉन पे लेके जाता है नेगेटिव चार्ज की सूरत में, ठीक है। तो हम कहते हैं कि लिविंग ग्रुप जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे बिहेव करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास है जिस तरह से ये है, Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, HSO4 नेगेटिव है, OH नेगेटिव है, कि तमाम नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं, ठीक है। तो चूंकि नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज जो है इस सवाल से हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा कि भाई ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर ही बिहेव करेंगे, ठीक है। बाकी कुछ स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप होते हैं जैसे कि Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, HSO4 नेगेटिव है। इस तरीके से कुछ बैड या पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं। लिविंग ग्रुप गुड या बैड का मतलब क्या होता है कि गुड लिविंग ग्रुप जो होते हैं वो आसानी से लीव कर जाते हैं, निकल जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं मॉलिक्यूल में से, ठीक है। और पुअर या बैड जो लिविंग ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे जो है लिविंग ग्रुप्स के जो इतनी आसानी से टूटे नहीं, अपना बॉन्ड ना तोड़ सकें या इतनी आसानी से ना जो है निकल सकें, रिमूव हो सकें, इनको हम बैड लिविंग ग्रुप्स का नाम देते हैं, ठीक है जी। और सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है कि जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जिस मॉलिक्यूल पे अटैक करने जा रहा होता है, इसको हम अटैकिंग सबस्ट्रेट का नाम देते हैं, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का नाम इसी तौर पे हम देते हैं। मैकेनिज्म की जहां तक बात है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं, ठीक है, वो दो तरह के होते हैं। एक SN1 है, एक SN2 है। डिपेंड करता है कि हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी क्या है, रेट ऑफ फ्रिक्शन कितने मॉलिक्यूल्स के ऊपर, कितने मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी बेस पर हम SN1 और SN2 का नाम देते हैं इनको, ठीक है। बाकी कंपैरिजन है यहाँ पर कि SN1 के अंदर मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है, ये हम कहते हैं कि जो है जिसमें हमारे पास एक मॉलिक्यूल के ऊपर जो है हम कहते हैं कि हमारे टोटल जो रेट है, ठीक है, वो डिपेंड कर रहा होता है। और SN2 में हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी 2 है, यानी हम कहते हैं कि इसमें दो मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन जो है, ठीक है, दो मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए इसको मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है। रिएक्शन मेंशन किया हुआ है, देखो दो स्टेप पर मुश्तमिल है SN1, ठीक है, लेकिन एक फास्ट रिएक्शन होता है, एक स्लो होता है। आप जानते हैं कि स्लो स्टेप रिएक्शन जो है उस पर ही डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन उसके अकॉर्डिंग ही हम राइट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ RX की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर चूंकि एक ही सिंगल स्टेप है, यही स्लो स्टेप है, तो दोनों के दोनों रिएक्टेंट जो है इनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। और कमिंग न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करता है, किसी भी साइड से अटैक कर सकता है, क्योंकि एक दफा आपने क्या कर दिया, देखो हम जानते हैं कि SN1 रिएक्शन जो है इनमें टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स का इस्तेमाल होता है। और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स में क्या होता है कि स्टीरिक हिंड्रेंस होती है, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता। सो हम करते ये हैं कि जो हमारा सबस्ट्रेट होता है, यानी कि जो हमारा अल्काइल हैलाइड होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आयनाइज होता है, अपने आप को आयन में कन्वर्ट करता है, फिर इनफ स्पेस होती है अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के पास, वो किसी तरफ से भी अटैक कर सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की जो हम कहते हैं डायरेक्शन है, ये SN1 के अंदर मैटर नहीं करती, लेकिन SN2 के अंदर हम कहते हैं कि हमेशा ये ऑपोजिट साइड, ये बैक साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप से ही अटैक करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, हम चूंकि ये बात कह रहे हैं कि टर्शियरी, मैंने आपको बताया भी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स ये करते हैं, और जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हैं वो SN2 करेंगे, ठीक है। इन्वर्जन और रिटेंशन का आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमारे पास रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है कि स्पेस में जो एटम्स उसके अंदर जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनकी जो अरेंजमेंट है, अगर वो पहले की तरह से ही है तो हम कहते हैं रिटेंशन है। अगर वो इन्वर्ट हो जाए, वो उलट जाए, ठीक है, तो उसको हम इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। चूंकि यहाँ पर मैटर नहीं करती कि किस जो है डायरेक्शन से हमारा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, सो वो इन्वर्जन भी हम ले सकते हैं और रिटेंशन भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हमेशा इन्वर्जन ही रहती है, रिटेंशन नहीं होती, ठीक है। ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन ये 1 है, ये 2 है, हमने पढ़ा था। ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन जो हमारे पास होती है रेट ऑफ फ्रिक्शन के अंदर, उनकी जो है जो हमारे पास पावर होती है, इनका सम ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। ये 2 स्टेप पर मुश्तमिल SN1 है, SN2 हमारे पास सिंगल स्टेप होगा। और पोलर सॉल्वेंट के अंदर SN1 होता है, क्योंकि इसमें हम कहते हैं कि समहाउ आयनाइजेशन रिक्वायर होती है, इसमें हमें आयनाइजेशन रिक्वायर नहीं होती। जहां तक बात है सेकेंडरी हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड्स हैं, तो हम कहते हैं डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ जो है रिएक्शन क्या है, यानी हमने उन्हें पोलर जो है नेचर का मीडियम प्रोवाइड किया या नॉन पोलर का प्रोवाइड किया। पोलर का प्रोवाइड किया है फिर तो ये SN1 देगा, अगर सेकेंडरी जो अल्काइल हैलाइड है उसको हमने नॉन पोलर प्रोवाइड किया तो वो SN2 ही देगा। और लास्ट हमारे पास बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको हम ई रिएक्शन का नाम भी देते हैं, ये वो टाइप ऑफ फ्रिक्शंस हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम कहते हैं कि जिनमें जो फाइनल प्रोडक्ट है वो एक अल्कीन बनेगा। यानी इसमें हमारे पास क्या होता है, एलिमिनेशन होती है मॉलिक्यूल्स की, क्या कहते हैं हम कि एलिमिनेशन होती है, ठीक है। मॉलिक्यूल जो है क्या करते हैं, यानी एटम जो है वो एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। बाकी E1 और E2 में मैकेनिज्म के अंदर जो है समहाउ वो ही कंपैरिजन है जो भी हमने SN1 SN2 के बाद से बात की थी। क्वेश्चन आपने मुझसे पूछना, आप यहाँ तक पूछें जल्दी से।
हाँ देख लो फिर भाई अब्दुल्ला, हिम्मत ही है हमारी, हमारी अकेले की हिम्मत है, आप सब तो जवाब दे देते हैं। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ तक क्वेश्चन है आप लोगों का। और उसके बाद लास्ट जो है जो चीज़ रह गई है बेसिक तौर पे वो सिर्फ और सिर्फ गिगनाट रीजन है, जिसमें कुछ चीज़ें आप लोगों ने जस्ट मार्क कर लेनी है और कुछ भी उसके अंदर नहीं है। ठीक है सर, ये देखो एफएससी की तरह सारा कुछ नहीं पढ़ा रहा, जस्ट मैं उसको एनालाइज कर रहा हूँ, लेकिन जस्ट आप लोगों को रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा सो मेरे ख्याल से फिर हमें यहाँ पर स्टॉप कर देना चाहिए। ठीक है, सो अच्छा चले मूव ऑन। चले, एक ही टॉपिक रह गया यार इग्नाट रीजन का, उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो मुश्किल लगे आप लोगों को, आपने पढ़ी भी है। इग्नाट रीजन करके एक दफ़ा जो है इसको भी फाइनलाइज कर दें, फिर हम जो है छुट्टी कर लेंगे। 5 मिनट का काम दिया यार, जल्दी से कर लेते हैं, जल्दी से कर लेते हैं ना, 5 मिनट का टाइम लेके। ठीक है, अच्छा सो गिगनाट रीजन जो है ना, स्लाइड तो पोस्ट करेंगे ना। ठीक है, अच्छा लास्ट टॉपिक है गिगनाट रीजन का। गिगनाट रीजन जो है हम कहते हैं कि ये हमारे पास ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है। ठीक है, वेक्टर गिगनाट हैं जिन्होंने इसको डेवलप किया था। स्लाइड मैंने इसकी प्रिपेयर नहीं की हुई, आप लोग उसको अपने जो है पास नोट डाउन करेंगे, अपने पास मार्क करेंगे। ठीक है, 1900 के अंदर वेक्टर गिगनाट ने ये जो है कंपाउंड डेवलप किया था। और ये जो कंपाउंड है ये हाई रिएक्टिव कंपाउंड होता है, ये सिर्फ और सिर्फ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर की मौजूदगी में ही ये प्रिपेयर होता है। अगर आपने इसको कोई मॉइस्चर या इंप्योरिटी प्रोवाइड की तो ये कंपाउंड इतना रिएक्टिव है कि ये उस मॉइस्चर या इवन के उस इंप्योरिटी से रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, और अपनी नेचर को खो देगा। ठीक है जी, सो ये चीज आपने करनी है। गिगनाट रीजन को, सॉरी गिगनाट रीजन को वेक्टर गिगनाट ने 1900 में डेवलप किया था। हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस है। ठीक है, और हम कहते हैं कि ये डेवलप कैसे होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, हम इसको डेवलप करते हैं और इसी वजह से वेक्टर गिगनाट को हमने कहा था कि हमारे पास जो है इसमें नोबेल प्राइज जो है वो मिला था। ठीक है, बाकी जो है हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टिविटी की जहां तक बात है तो उसमें हम कहते हैं कि रिएक्टिविटी जो है इसकी ज्यादा होती गिगनाट रीजन की। रीजन क्या है कि जो इसमें बॉन्ड है RMG का, उसमें हम कहते हैं कार्बन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.2 होती है। तो डिफरेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से पोलैरिटी डेवलप होगी और ये बॉन्ड पोलैरिटी रीजन है कि जो हमारे पास गिगनाट रीजन है वो बहुत रिएक्टिव होता है, रिएक्टिविटी उसकी काफी ज्यादा होती है। ठीक है जी, बाकी जो है अगर हम देखें तो इसके रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस में सिर्फ और सिर्फ आपको रीजन का पता होना चाहिए और जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं ठीक है वो आपको अंदाजा होना चाहिए। मैं इससे आगे नहीं चलता, आप सिर्फ मुझसे क्वेश्चन कर लें अगर आपने मुझसे कुछ पूछना हो। रिएक्शन ऑफ गिगनाट रीजन आर माय फेवरेट। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये मैंने आपको नहीं बताया। एक चीज आपने नोट डाउन करनी है कि हमारे पास जो है दो तरह के हैं। चले इस तरह करेंगे, ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर मेंशन किए होंगे आपके पास। ठीक है, या फिर हम इस तरह करते हैं, क्योंकि मेरे पास व्हाइट बोर्ड नहीं है, मैं ये दो ऑर्डर आपको कल लिखवाऊंगा। ठीक है, ये दो ऑर्डर मैं आप लोगों को चैप्टर 10 का लास्ट टॉपिक जो है सवाल से मैं कल लिखवाऊंगा। यहाँ तक आपने मुझसे कुछ पूछना आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम वाइंड अप करेंगे। हाँ, इवन के आप लोग कैरियर काउंसलिंग के हवाले से मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आपके पास 5 to 10 मिनट्स हैं अगर आपने कुछ पूछना है। नहीं तो हम अपना लेक्चर वाइंड अप करेंगे, यहीं पर सुकून करेंगे और छुट्टी करेंगे। ठीक है, जल्दी से बता दें सर। एमसीक्यू नंबर 3 जल्दी से देख लेते हैं कौन सा एमसीक्यू आप पूछ रहे हैं। MCQ नंबर 3 टेस्ट हमारा जो था उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जी जी लाजमी, बेफिक्र हैं, स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी। प्रमोशन फॉर्म का देखो मैं बताऊं कि ना उस सवाल से मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं प्रमोशन फॉर्म के हवाले से कि जो प्रमोशन फॉर्म है ठीक है वो होना तो लाजमी है, ऐसा नहीं कि वो नहीं होगा। ठीक है, होगा लाजमी वो। लेकिन ये है कि उसकी अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुई कि कब जो है उसको आपने सबमिट करवाना करना है। सर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए कौन सा टेस्ट होता है, देखो मैं बताऊं वो एनटीएस टेस्ट होता है। ठीक है, एनटीएस अपना नेट टेस्ट लेता है, मोस्टली तौर पर वहां पर वो अप्लाई होता है, या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुद अपना टेस्ट कंडक्ट कर रही होती है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की जहां तक बात है सो यूएटी में नेगेटिव मार्किंग होगी। एरोस्पेस एंड एरोनॉटिकल साइंसेज जो है वाला क्वेश्चन था। अच्छा देखो, एरोस्पेस पंजाब यूनिवर्सिटी करवा रही है। ठीक है, स्पेस जो है जिसको साइंस कहते हैं हम वो करवा रही है पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, एरोनॉटिकल के लिए तो आपने फिर वो जो आप जो है अप्लाई करते हैं ना, आप क्या कहते हैं इवन पीएफ जो है वो लेता है। पीएफ जो सॉरी एयर यूनिवर्सिटी जो है ना ये एक प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है। ठीक है सर, यूईटी का टेस्ट पोस्टपोन तो नहीं, एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं, उसी टाइम पर होगा। ओवरसीज स्टूडेंट सेंट्री टेस्ट कैसे तरह से देंगे, आपसे हमजा शायद आई थिंक पहले भी आपने मुझसे पूछा था। आप लोग जो है हमसे कांटेक्ट करें, उनको ईमेल लिखें या उनके हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करें ताकि आपको वो गाइड कर सकें। ठीक है,
ये सॉल्ट मिक्सचर है, डबल मिक्स सॉल्ट है, ये मिक्सचर मिक्स क्या है, मिक्स्ड है या डबल है? देखो सॉल्ट के हवाले से कंफर्मेशन किस तरीके से मिलती है कि सॉल्ट के देखो ना, एक सॉल्ट के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक एसिडिक जो है अपना होता है, एक बेसिक, एक एसिड से आता है, एक बेस से आता है, ठीक है। ये एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल पार्ट होता है, ठीक है। सो अगर मेटल और नॉन मेटल पार्ट्स डबल हो जाए तो हम उसको मिक्सचर मिक्सचर जो है सॉल्ट कहते हैं समहाउ। नहीं, पोस्टपोन होने का बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस है, ठीक है। ठीक है जी, बहुत कम चांस है हमारे पास इसका। कल टेस्ट की टाइमिंग 4 बजे, सॉरी 8 बजे रात के। मॉक टेस्ट क्या होगा भाई? देखो मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी कि किस तरीके से आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देंगे, ठीक है। सो यूईटी जो है क्या कहते हैं, ये टेस्ट ऑर्गेनाइज करेगा। और इस टेस्ट की जहां तक बात है तो ये मॉक टेस्ट जो है ये होगा आप लोगों का। और इसकी हवाले से जो है उन्होंने स्पेसिफिक टाइम भी आपको दिया हुआ है ना, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने वो मॉक टेस्ट देना है। ये प्रैक्टिस करवाएंगे आप लोगों को कि एक्चुअल वे में आप लोगों का टेस्ट कैसा होगा। नहीं नहीं, उसका टेस्ट का रिजल्ट आपको जो है शायद मुश्किल है कि वो दे आपको। सर पीयूसीआईटी का इंटर टेस्ट, वो अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुई है। पीयूसीआईटी के टेस्ट की डेट जल्द अनाउंस हो जाएगी, वो भी आप जो है जरूर अप्लाई कीजिएगा। नहीं, प्रमोशन फॉर्म जो है इस हवाले से कोई कंफर्मेशन होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह की कंफर्मेशन लाजमी होगी। सर कल टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होगी? नहीं, कल के टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इवन ये जो यूएटी का है, ये तो 1 हफ्ते के अंदर इनका रिजल्ट आ जाता है, 1-2 हफ्ते के अंदर आ जाता है। होगा, वो भी होगा। ये बिजनेस फील्ड का जो मेरिट है ना मोहम्मद, ये भी काफी हाई है, ठीक है। उसके लिए सेपरेट टेस्ट भी होता है। जो पंजाब यूनिवर्सिटी का हैले जो कॉलेज है ना, ठीक है, वो ये कंडक्ट करता है, इसका सेपरेट टेस्ट होता है। नहीं, कल की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्यास का कुछ पता बता दें, प्यास की डेट अनाउंस होने वाली है, अभी तक अनाउंस हुई नहीं है लेकिन हो जाएंगी जल्दी। जी बिल्कुल, ये 300 तो बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं यार। प्रमोशन लेटर के बगैर नीट टेस्ट दे सकते हैं? ये प्रमोशन लेटर कौन सा प्रमोशन लेटर कह रहे हैं आप? सॉफ्टवेयर का स्कोप बहुत ज्यादा है भाई। ठीक है जनाब, मैं यहाँ से अब हमें जो है क्लास को वाइंड अप करना चाहिए यार, बहुत लंबा हो गया लेक्चर, ठीक है। आप लोग को भी मैं थोड़ा सुकून दूँ, खुद भी थोड़ा सुकून ले लूँ, ठीक है। अब इंशाल्लाह जो है आपसे कल मुलाकात होगी। आपने जो है अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में भी आप याद रखिएगा। और मैं स्लाइड्स सारी की सारी जो है अभी थोड़ी देर में जो है अपलोड कर दूंगा, आप बेफिक्र रहें इस हवाले से, आप लोगों को जो है स्लाइड्स मिल जाएंगी, ठीक है। ये स्लाइड्स आपको दे दूंगा मैं, ठीक है। बाकी हम ना कोई एक प्रॉपर वे में आप लोगों के लिए जो कैरियर काउंसलिंग सेशन जो पहले हम कर रहे थे, उस तरह का उसी तर्ज पर जो है आप लोगों का सेशन दोबारा से भी करेंगे, ठीक है, जिसमें आप लोगों के तमाम क्वेश्चंस ले लेंगे। ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं इंशाल्लाह सेम यानी 11 बजे के टाइम के ऊपर मिलेंगे। और कल हमारा टारगेट होगा चैप्टर नंबर 11 प्लस 12, ठीक है। ये दोनों हम कोशिश करेंगे कि हमारे कल हो जाए, ठीक है जी। अच्छा एक चीज आप लास्ट में एक चीज बस पूछ लेता हूँ, आप लोगों को स्लाइड वाला फॉर्मेट कैसे लगा? जल्दी से बताएं, स्लाइड वाला फॉर्मेट कैसा लगा? क्या हम कल भी ये फॉर्मेट फॉलो कर सकते हैं जैसे हमने कल के लेक्चर में किया था कि मैंने थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल किया था, जो क्वेश्चन थे आप लोगों के व्हाइट बोर्ड पे बता दिए थे, और स्लाइड का इस्तेमाल किया था। तो बताएं जल्दी से कि स्लाइड्स आप लोगों को कितनी अच्छी लगती हैं, ये स्लाइड होनी चाहिए या हम फुल फ्लैज जो है वो व्हाइट बोर्ड पे ही आ जाए?